तो अपन कहेंगे मैग्नेटिक मोमेंट इज कैलकुलेटेड एज इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n इंटू n+2 बोर मैग्नेटॉन लिखा था अपन ने, मैग्नेटॉन। लेकिन अब अपन कहेंगे यहां पर जो n है ना, वो n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं है। यहां पर n क्या था, वेर n इज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, और मैंने आपको मैग्नेटिक मोमेंट के वैल्यू बताए थे कि अगर n का वैल्यू 1 होगा तो 1.732 होगा, वो सारा पार्ट आपने लिखा हुआ है। अब हम एग्जाम्पल लिख रहे थे तो अपन ने क्लास को खत्म किया था, तो अभी अपन एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। सो विल राइट द एग्जाम्पल। सपोज मेरे पास ऐसे गिवन है, मेरे पास गिवन है, सपोज करते हैं अपन कि भाई बोरॉन। तो बोरॉन के लिए एटॉमिक नंबर होता है 5। एटॉमिक नंबर 5 होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 और p1 होगा। अब देखो अपन को पता है कि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो सारे के सारे हैं, इसमें जितने हो सकते हैं वो सारे के सारे हैं। p में तो 6 हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 है तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेड तो हो गई होगा। क्योंकि p अगर है तो अपन क्या करेंगे ना, लास्ट वाला जो सब शेल है उससे चेक कर लेंगे हमेशा कि अनपेड है या नहीं है, क्योंकि बाकी तो फिल्ड अप होंगे, और फिल्ड अप होंगे तो पेयर्ड होंगे। तो अपन क्या करेंगे, लास्ट वाले को बना लिया करेंगे कि जैसे p वाला है ना, तो p1 के लिए मैं ऐसे लिख लूंगा, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन एक है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है बोर, मतलब मैग्नेटॉन जो है, इसके लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो n का वैल्यू 1 हो गया, therefore n will be equal to 1, so I will write that mu will be equal to 1.73 बोर मैग्नेटॉन। लो भाई, ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट, कोई डाउट नहीं। अगर मान लो अपन दूसरा एक एग्जांपल लिख लेंगे, अपने कहा भाई अच्छा ठीक है, मेरे पास ऐसे गिवन है, अब बताओ कितने मतलब उसमें ऑक्सीजन गिवन है। तो अपन कहेंगे भाई ऑक्सीजन में तो 8 होता है, तो 8 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ऐसे आएगा, और इसमें p में 4 आएगा। तो अपन क्या करेंगे, ये तो सारे फिल्ड अप है, लेकिन इसमें तो मैक्सिमम 6 हो सकता है, तो वो तो फिल्ड अप नहीं है, तो फिर p को बना लेते हैं। तो जब अपन p4 को बनाएंगे तो अपन कहेंगे हमें अच्छे से पता है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। आप किसी भी सबशेल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तभी कर सकते हैं जब सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसमें 2 अनपेड है, therefore I will write that n equal to 2, so mu will be equal to 2.87 बोर मैग्नेटॉन। ऐसे होता है। तो आपको नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है, किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना, तो जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो अपन बता देंगे वो ऐसे गिवन है। तो अगर मान लो मेरे पास ऐसे, मैं कहूंगा मैग्नीशियम +2, तो मैं कहूंगा भाई मैग्नीशियम +2 का मतलब हो गया कि दैट इज, मैग्नीशियम अगर होता तो 12 इलेक्ट्रॉन, और 12 इलेक्ट्रॉन होते तो 1s2, 2s2, p6 और 3s2 होता। तो अपन कहते देखो लास्ट वाले सबशेल में तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसका मतलब लास्ट वाला सबशेल तो जो है वो 3s है, तो इसमें तो दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन का वैल्यू तो 0 हो जाएगा, म्यू भी 0 हो जाएगा। तो अपन कहेंगे फिर तो ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा, बता देंगे भाई डायामैग्नेटिक है फिर तो ये, क्योंकि n इज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अपन कहेंगे ठीक है, अगर मैं मैग्नीशियम +2 लिखता हूं तो अपन वैलेंस वाला इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, अपन लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को। तो अगर उसको निकालेंगे तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, फिर तो अपन लिखेंगे कि ये तो 10 हो जाएगा, तो ये तो 1s2 है, 2s2 है, और p6 होगा तो 10 हो गए, और ये कंप्लीटली फिल्ड है, तो अपन को पता है फिर ये डायमैग्नेटिक है, क्योंकि इसमें भी कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आने वाला। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 6 हो गया। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, अपन कहेंगे भाई n का वैल्यू 0 है, सो म्यू विल बी इक्वल टू 0, ये भी डायमैग्नेटिक होगा। तो अगर किसी में भी अपन कहेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे Fe है 26 होता है, अपन मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बताया था, तो Fe विल बी लाइक दिस 3d6। अब अगर 3d6 है तो s तो फिल्ड है, तो d को बना लेते हैं, d के तो 5 अनपेयर्ड वो होते हैं ऑर्बिटल्स, तो अपन कहेंगे 5 ऑर्बिटल बना देंगे, और 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5। पेयरिंग तभी होता है जब सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हो। अब आप पेयरिंग शुरू कर सकते हो। तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4,
तो म्यू का वैल्यू कितना हो गया 4.85। लो भाई बोर मैग्नेट होना 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो डी ऑर्बिटल था इसलिए अपन ने इसको 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन लिखा। तो ठीक है अपन कहेंगे फिर भाई हमें पता चल गया कि कैसे अपन को बताना है। अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, इसका अगर मैं आयन बना देता हूं ऐसे सपोज +2, तो अपन कहेंगे 24, आर्गन तो 18 हो जाएगा। तो अब जो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं वो s2 से निकालने होते हैं। मैंने आपको बताया पहले लास्ट क्लास में कि अपन 4th शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होता है एज कंपेयर टू 3rd शेल से। तो 3d6 बचा आपके पास। अगर 3d6 बचेगा तो फिर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो लो भाई इसमें भी 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि डी ऑर्बिटल में एक जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें भी 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। और अगर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो अपन लिखेंगे देयरफॉर n विल बी इक्वल टू 4 एंड म्यू विल बी इक्वल टू 4.85 bm हो जाएगा। ऐसे लिखेंगे दैट इज द 4.85 bm। तो अगर अपन 7th की बात करें तो अपन लिख सकते हैं भाई Fe3+ या कोई भी लिख लेते हैं, अपन ऐसे लिखते हैं Ni3+। तो अपन कहेंगे निकल होता है 28, -3 किया क्योंकि आपने +3 लिखा। निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है 28, -3 करूंगा तो कितना आएगा मिल रही 25। अगर आप 25 लिखोगे तो मैं कहूंगा Ar तो 18 हो जाएगा, है ना। और 28 के लिए तो मैं ऐसे लिखता 3d8। तो आप 3d8 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकालोगे तो ये खत्म हो जाएगा, और एक इससे निकालोगे तो 3d7 बचेगा। लो भाई 3d7। अब 7 इलेक्ट्रॉन लिखोगे तो डी ऑर्बिटल बना लेते हैं अपन लास्ट वाला, ठीक है। उसी से पता चल जाएगा अपन को 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो n का वैल्यू 3, म्यू विल बी इक्वल टू 3.90 bm। लो भाई आ गया। तो अपन बता सकते हैं अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वो डायमैग्नेटिक होगा, ये अपन को पता है। तो अपन बता सकते हैं भाई कौन पैरामैग्नेटिक होगा कौन डायमैग्नेटिक होगा, उसमें अपन कैलकुलेट करके बता सकते हैं। अब पता क्या होता है पैरामैग्नेटिक इसलिए क्योंकि अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा ना तो अनपेड इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल नहीं होता है। मैंने कल आपको बताया भी था कि हम क्या करेंगे, पैरामैग्नेटिक अपन तब बताते हैं कि जब अपन कोई एक मैग्नेट लेते हैं और उस मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, तो उस मैग्नेट का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। ऐसे ना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है हर एक मैग्नेट का। तो अगर एटम को अपन इस फील्ड में रखेंगे तो वो ऐसे ऐसे डिफ्लेक्शन शो करेगा। अगर डिफ्लेक्शन शो करेगा मतलब वो पैरामैग्नेटिक है। अगर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा या नेग्लिजिबल मतलब बहुत कम या फिर नहीं करेगा तो अपन कहेंगे फिर वो डायमैग्नेटिक है। तो पैरामैग्नेटिक में क्या होता है कि अगर इसका मैग्नेटिक, क्योंकि जब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ऐसे तो इनका मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल हो गया, ये इसको अट्रैक्ट करेगा क्योंकि नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है, साउथ नॉर्थ को, तो इनका मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल हो गया। लेकिन अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल नहीं होता। ये अनपेड इलेक्ट्रॉन जब अपन यहाँ पर रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो ये ना डिफ्लेक्शन शो करता है इससे इंटरेक्ट करके, और उसी वजह से उसमें डिफ्लेक्शन आता है। सो अपन कहते हैं वो पैरामैग्नेटिक है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो डिफ्लेक्शन जरूर आएगा। फिर ये अनपेड इलेक्ट्रॉन क्योंकि वो स्टेबल नहीं होता ना, तो वो विजिबल रीजन में एटम में लोअर शेल से हायर शेल पे जाता है, हायर शेल पे जाके फिर लोअर शेल पे आता है, तो डिफरेंट टाइप के रेडिएशंस इमिट करता है। अनपेड इलेक्ट्रॉन ना स्टेबल नहीं था तो इजीली वो हायर शेल में जाके बाद में फिर ड्रॉप करता है लाइक दैट, तो रेडिएशन इमिट करता है। और रेडिएशन इमिट करने की वजह से अगर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इजीली चला जाएगा ऊपर, तो फिर वापस आएगा तो रेडिएशन इमिट करेगा, और रेडिएशन इमिट करने की वजह से जो पैरामैग्नेटिक होते हैं वो जनरली कलर्ड भी होते हैं, क्योंकि वो रेडिएशन अगर अपन को दिखेंगे ना तो रेडिएशन जब अपन को दिखेंगे तो वो अपन कहेंगे देन दे आर कलर्ड आल्सो। और जो डायमैग्नेटिक होंगे क्योंकि वो स्टेबल होते हैं वो हायर शेल में नहीं जाते हैं, सो वो कलरलेस होते हैं। तो जनरली जो पैरामैग्नेटिक होते हैं उन सबको अपन कलर्ड बता देते हैं, लेकिन अपन ये बिल्कुल नहीं बता सकते कि किसका कौन सा कलर होगा। मैं सिर्फ इतना ही बता सकता हूं कि वो कलर्ड होगा या नहीं। अगर डायमैग्नेटिक है तो कलरलेस है,
अगर पैरामैग्नेटिक है तो कलर्ड है, बस इतना ही बता सकते हैं। अपन ये नहीं कहेंगे अच्छा बताओ सर ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मतलब ज्यादा कलर आएगा, ज्यादा कलर कौन सा कलर आएगा, तो अपन ये सब नहीं बता सकते। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो विजिबल रीजन में वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन शो करेगा लोअर शेल से हायर शेल पे या हायर शेल से लोअर शेल पे, तो उससे जो रेडिएशन इमिट होंगे वो हमें दिखेंगे। तो दिखेंगे तो कोई कलर तो दिखेगा अपन को, तो अपन कह सकते हैं कि जो पैरामैग्नेटिक होंगे वो कलर्ड होंगे, जो डायमैग्नेटिक होंगे वो कलरलेस होंगे, ये बता सकते हैं। तो अब मुझे ऐसे बताया गया, आप लिखो भाई इसमें कि उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। अब आप मुझे बताने वाले हो, सपोज मेरे पास ऐसे गिवन है, एक कॉम्प्लेक्स ऐसे गिवन है अपन को, तो आप मुझे बताओ कि वो कलर्ड है या नहीं है। क्रोमियम +3, टाइटेनियम, क्रोमियम होता है Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट इज 24 और -3 क्यों कर रहा हूं वो आपको पता है, और चार्ज की वजह से। टाइटेनियम +2, तो मैं टाइटेनियम को +4 करने वाला, और टाइटेनियम होता है 22 और -4 करने वाला हूं मैं। तो आप बताओ इन दोनों में से कौन सा डायमैग्नेटिक है और कौन सा पैरामैग्नेटिक है। तो अपन ऐसे बता सकते हैं, और मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 10th वाले में, ठीक है ना, दैट इज इसमें अपन कॉपर लिख लें, कॉपर इज 29 -2 हो जाएगा। तो इनमें से पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक आपको बताना है, तीनों में से कौन सा पैरामैग्नेटिक होगा और कौन सा डायमैग्नेटिक होगा वो आपको बताना है, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। तो आप मुझे पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बताओ। तो Cr3+ and Cu2+ are paramagnetic, whereas Ti+4 is diamagnetic। बिल्कुल सही है भाई। देखो क्रोमियम में अपन ने, है ना, क्रोमियम तो ऐसे होता है Ar18 हो जाएगा, और क्रोमियम होता है ऐसे ना, अपन को कितने गिवन है अपन को, 4s2 तो 3d1। उसके बाद 3 बचा हुआ है, तो अपन 4s से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे और 3d3 बचेगा अपने पास। तो इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे अपने पास, तो अपन बता देंगे वो पैरामैग्नेटिक। ये लो भाई 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। टाइटेनियम तो ऐसे हो जाएगा Ar18 होता है, अब दिस माइनस दिस 18 ही तो है, तो Ar होगा तो ये तो पूरा फिल्ड अप है। फिर तो अपन कहेंगे इसको ऐसे लिख भी नहीं सकते अपन कि भाई ये 18 है, और 18 को अपन को फिर लिखना पड़ेगा, तो अपन नियॉन लिख लेंगे 10, है ना, ऐसे कर लेंगे, और फिर उसके बाद अपन लिख देंगे 3s2 3p6, तो अपन ऐसे बता देंगे। तो इसमें p6 पूरा कंप्लीटली फिल्ड है, और कंप्लीटली फिल्ड होगा तो ये वाला तो पैरामैग्नेटिक था, एंड म्यू इज इक्वल टू 3.90। बट इसमें तो डायमैग्नेटिक होगा ये तो, क्योंकि p तो कंप्लीटली फिल्ड है इसका, तो अगर p कंप्लीटली फिल्ड है तो अपन कहेंगे देन इट इज डायमैग्नेटिक, तो ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। और इसमें ये 27 हो जाएगा। अब ऑड इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियस सी बात है, ऑड नंबर होगा तो कोई तो इलेक्ट्रॉन ऐसा रह ही जाएगा जिसमें पेयरिंग नहीं होगी।
तो ये पैरामैग्नेटिक अगर बताना होता तो फिर डायरेक्टली बता देता मैं, और अगर कैलकुलेशन करना है तो फिर मैं इसको 18 ऐसे करूंगा। तो अपन कहेंगे 4s से तो आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, +2 है तो 3d 9 बचेगा अपने पास, 2 इलेक्ट्रॉन है तो अपन लिखेंगे 3d 9, और 9 होगा तो इसका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा इसमें, ऐसे होगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो ये पैरामैग्नेटिक है, और इसका म्यू विल बी इक्वल टू 1.73 bm, जैसे इसमें भी bm और इसमें म्यू विल बी इक्वल टू 0। अगर डायमैग्नेटिक है तो म्यू 0 होगा। दैट इज व्हाट वी हैव। तो मुझे लगता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अपन सबको आ गया, और पैरा और डायमैग्नेटिक भी अपन को पता चल गया, हाउ टू कैलकुलेट द पैरामैग्नेटिज्म एंड द डायमैग्नेटिज्म। मुझे लगता है सभी को समझ। अब ये मैग्नेटिक कैरेक्टर अपन कल पढ़ रहे थे, तो हमने इसको कंप्लीट कर लिया, व्हाट इज पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। नाउ वी कैन डिस्कस समथिंग अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द सबशेल्स, है ना। तो स्टेबिलिटी ऑफ सबशेल्स की बात करते हैं अपन, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है स्टेबिलिटी ऑफ सबशेल्स। तो मैं बात करूंगा स्टेबिलिटी ऑफ सबशेल्स, ऑफ सबशेल्स। अब वी नो दैट, अपन को पता है, दैट इज वी नो दैट द एनर्जी ऑफ सबशेल्स, दैट एनर्जी ऑफ सबशेल्स, अगर हम सबशेल के एनर्जी की बात करें तो एस का एनर्जी कम होता है पी से, तभी तो आप सभी शेल्स में पहले एस को फिल करते हो, फिर पी को फिल करते हो, फिर डी को फिल करते हो। जिसकी एनर्जी कम होती है अपन उसको पहले फिल करते हैं। तो एनर्जी ऑफ एस इज लेस देन एनर्जी ऑफ पी, is less than energy of D, and is less than energy of we'll write that right. So energy of S is less than energy of P, is less than energy of D, is less than energy of F, ये अपन को पता है। अभी व्हाट हैपेंस, इन दोनों में जो एनर्जी डिफरेंस होता है ना वो काफी कम होता है, लेस एनर्जी डिफरेंस। तो इन दोनों में जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो लेस होता है, तो लेस एनर्जी डिफरेंस। लेकिन अगर अपन इन दोनों में चेक करें ना तो लार्ज एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस। और इन दोनों में चेक करेंगे तो देयर इज अ लेस एनर्जी डिफरेंस, इसमें भी लेस एनर्जी डिफरेंस। मतलब अगर वो एक ही मतलब उसके हैं, वो आसपास वाले हैं, इन दोनों में लेस है लेकिन इन दोनों में ज्यादा है। लेकिन अगर मैं इसमें और इसमें चेक करूंगा तो देयर विल बी अ लार्ज एनर्जी डिफरेंस इन दोनों में। अगर मैं इन दोनों में चेक करूंगा ना तो लार्ज डिफरेंस, इन दोनों में लार्ज डिफरेंस होगा। मतलब ऑल्टरनेट वाले में लार्ज डिफरेंस होता है, आप ये कहना चाहते हो, एडजेसेंट वाले में कम होता है। इन दोनों में भी कम एनर्जी डिफरेंस होगा लेकिन इन दोनों में लार्ज एनर्जी डिफरेंस होगा। तो एस और पी, क्योंकि एस के बाद पी होता है, पी के बाद डी होता है, डी के बाद एफ होता है, तो जो आसपास प्रेजेंट होते हैं उनमें एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है। लेकिन अगर ऑल्टरनेट देखा जाए तो इसका मतलब है एस और एफ की बात करें, अगर अपन इन दोनों की बात करेंगे तो फिर अपन कहेंगे उसमें तो बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा, राइट। तो बिल्कुल ऑब्वियसली बात है, मतलब एस और एफ में बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा, वो बताया मैंने, राइट। तो अपन उसको बता यस सकते हैं। सर। अब अपन कहेंगे देखो एक बात और है, अगर मान लो कोई ऑर्बिटल ऐसा है जिसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, कोई सबशेल ऐसे हैं जिसके सारे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, अगर कोई अपने पास ऐसा प्रेजेंट है, दैट इज, सो इफ आई राइट लाइक दिस, दैट इज वी आर हैविंग, अपन ऐसे देख लेते हैं। सो अपन कहेंगे कि भाई अगर पेयर्ड है तो अपन ऐसे बोल सकते हैं, तो स्टेबिलिटी ऑफ सबशेल्स, स्टेबिलिटी ऑफ सबशेल्स, स्टेबिलिटी ऑफ सबशेल्स की बात करेंगे तो जो फुली सबशेल्स होते हैं ना, जो फुली फिल्ड सबशेल्स होते हैं, तो फुली फिल्ड की स्टेबिलिटी, जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होंगे एज कंपेयर टू इफ दे आर हाफ फिल्ड। अगर वो हाफ फिल्ड है तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू द पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स।
पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल। ठीक है, अब अपन कहेंगे, पहले इसमें अपन एग्जांपल लिख लेते हैं। इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ पी ऑर्बिटल, फॉर द पी ऑर्बिटल इफ आई राइट दैट, पी ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं अपन। तो देखो, अगर फुली फिल्ड का मतलब है वो ऐसे फुली फिल्ड होगा, मतलब पी ऑर्बिटल है अपने पास 1 2 3 4 5 6, मतलब ये फुली फिल्ड ऑर्बिटल है। अपन P6 की बात कर रहे हैं कि अगर फुली फिल्ड होगा तो P6 बोलते हैं। ऑब्वियसली बात है, सबका मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल है, सब एक जैसे दिख रहे हैं, सारे ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, सभी एक जैसे दिख रहे हैं, सबकी एनर्जी एक जैसी होगी, सब सिमेट्रिक हैं, तो इसलिए अपन कहेंगे वो सबसे ज्यादा स्टेबल। सबके मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल है तो सबसे ज्यादा स्टेबल। अब हाफ फील्ड का मतलब होता है कि भाई आधे फील्ड हो, आधे फील्ड का मतलब हो गया अपने पास वो ऐसे गिवन हो, दिस इज हाफ फील्ड। तो इसमें सभी का मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल नहीं हुआ, वो इसमें था, इसलिए वो और भी ज्यादा स्टेबल था, इनसे भी ज्यादा स्टेबल था। तो अपन कहेंगे इसमें सारे मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल नहीं है, लेकिन सिमेट्रिक हैं, एनर्जी वाइज सब में एक जैसे इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। ये सिमेट्री, और सिमेट्री ऑलवेज लीड्स टू स्टेबिलिटी। सिमेट्रिक में क्या हो, जितना ज्यादा सिमेट्री होती है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी भी होती है। तो अपन कहेंगे फिर पार्शियली फिल्ड, इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है, आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हो, या तो ऊपर की तरफ एरो लिख लो आप सारे, या नीचे की तरफ लिख लो, वो एक ही बात है, क्योंकि सभी का एनर्जी एक जैसा है। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ हंट्स रूल, तो अपन पहले उसको डिस्कस कर चुके हैं हंट्स रूल। अब अगर अपन पार्शियली फिल्ड की बात करेंगे तो पार्शियली फिल्ड का मतलब है कि P3, और ये P3 हो गया अपने लिए भाई, ये तो P3 हो गया, तो P3 और P6 के अलावा कोई भी होगा तो अपन इसे पार्शियली फिल्ड बोलेंगे, मतलब ये भी पार्शियली फिल्ड है, दिस इज पार्शियली फिल्ड P1, या फिर ये भी पार्शियली फिल्ड है, P2 लेंगे तो ये भी पार्शियली फिल्ड, अगर अपन ऐसे लिखेंगे तो ये भी पार्शियली फिल्ड है। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन एक पेयरिंग कर देते हैं, ये भी पार्शियली फिल्ड है। मतलब P3 और P3 और 6 के अलावा जो भी होगा वो सब के सब अपन पार्शियली फिल्ड भी बोलेंगे, ये पार्शियल फिल्ड है। तो इनकी स्टेबिलिटी इसलिए कम है क्योंकि एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, दोनों खाली पड़े हुए हैं, मतलब इन दोनों में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है और इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन, मतलब दे आर नॉट सिमेट्रिक, जबकि ये दोनों में सिमेट्री है लेकिन ये अलग है, तो फिर तीनों ऑर्बिटल एक जैसे नहीं है, कम से कम ये तीनों तो थे, सिमेट्री था। इसमें भी एक ऑर्बिटल की एनर्जी अलग होगी इन दोनों से, और इसकी स्टेबिलिटी अलग होगी इन दोनों से, मतलब 2 ऑर्बिटल में ही सिमेट्री है बस। और इसमें फिर 2 ऑर्बिटल में सिमेट्री है क्योंकि दोनों ऑर्बिटल में पेयरिंग है, लेकिन एक ऑर्बिटल की एनर्जी अलग होगी एज कंपेयर टू इन दोनों के, वो भी स्टेबल नहीं। तो अपन कहेंगे देखो भाई, जो रीजन होता है ना स्टेबिलिटी का इसमें, तो अपन कहते हैं भाई व्हाट आर द रीजन फॉर स्टेबिलिटी, फॉर स्टेबिलिटी। अगर अपन स्टेबिलिटी के रीजन को काउंट करेंगे ना तो विल राइट दैट एक तो रीजन होता है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख लेते हैं। सो मैं लिखूंगा एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी एक जैसी होती है ना, उनमें इलेक्ट्रॉन आपस में एक्सचेंज कर सकता है। सो द ऑर्बिटल विच हैव सेम एनर्जी, which have same energy can exchange the electron among them, वो आपस में इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर सकते हैं, can exchange the electron among them, can exchange the electron among them, we can write like। तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे देखो भाई, अब इसमें मेरे पास सपोज करते हैं कि भाई यहां पर अपने पास p ऑर्बिटल है, तो p ऑर्बिटल में 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऑर्बिटल्स है अपने पास। तो अपन p ऑर्बिटल में ऑब्वियसली बात है, अगर बनाना भी चाहें तो अपन ऐसे बना के भी दिखा सकते हैं, भाई देखो ये p, these are p orbitals।
तो अपन क्या करेंगे, ये 6 ऑर्बिटल है, p6 है, और इन सभी का एनर्जी एक जैसा है। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, उनकी एनर्जी एक जैसी है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इनकी एनर्जी एक जैसी है, इनमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी एक जैसी है। तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इससे भी एक्सचेंज हो सकते हैं, इससे भी एक्सचेंज हो सकते हैं। मतलब 6 इलेक्ट्रॉन आपस में अपने ऑर्बिटल एक्सचेंज कर सकते हैं। एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सोथर्मिक फिनोमेना। एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सोथर्मिक फिनोमेना। एक्सोथर्मिक फिनोमेना। और एक्सोथर्मिक होगा तो इसका मतलब है जब इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक फिनोमेना, इसका मतलब है जब इससे इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होंगे तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अगर एनर्जी रिलीज होगी किसी सिस्टम से तो सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो अपन कहेंगे इसमें कैसे एनर्जी रिलीज हो रही है, तो अपन कहेंगे देखो इनकी एनर्जी एक जैसी है। अगर अपन से कोई पूछेगा, ऐसे कोई अपन से पूछेगा बताओ एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन स्टेबल होंगे या अलग अलग ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल होंगे, बताओ भाई कैसे होना चाहिए। एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी या अलग अलग ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? सर एक में। तो अपन कहेंगे अलग अलग ऑर्बिटल में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एक ही ऑर्बिटल में अगर दोनों इलेक्ट्रॉन है। तो अपन कहेंगे सर आप तो कह रहे थे कि उनका मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल होता है इसलिए उनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, इसलिए उनमें अट्रैक्शन होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, इसलिए वो एक छोटे से ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ रह सकते हैं। आप तो ऐसे बता रहे थे, अभी तो आप कह रहे हो कि अलग अलग ऑर्बिटल में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन है तो ज्यादा स्टेबल होगा और एक ही ऑर्बिटल में अगर दोनों इलेक्ट्रॉन को रखोगे तो कम स्टेबल। तो दोनों तो मुझे कॉन्ट्राडिक्ट लग रहे हैं फिर तो। अपन कहेंगे देखो जब मैंने एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन को रखा था ना तो मैंने आपसे कभी ये नहीं कहा कि उनका चार्ज कैंसिल हो गया, मैंने आपसे कहा था कि उनका मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हुआ। भाई इसका स्पिन इस तरफ है और इसका स्पिन इस तरफ है तो उनके मैग्नेटिक स्पिन कैंसिल हुए। मतलब यहां पर जो कैंसिलेशन था वो मैग्नेटिक स्पिन का था, यहां पर कभी मैंने चार्ज कैंसिलेशन नहीं कहा। भाई दोनों नेगेटिवली चार्ज तो हैं, अगर दोनों में नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज का रिपल्शन तो रहेगा ना, मैग्नेटिक स्पिन कैंसिल हो गया। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव चार्ज का रिपल्शन ज्यादा मैटर करेगा एज कंपेयर टू मैग्नेटिक स्पिन के। तो अलग अलग ऑर्बिटल में होगा तो नेगेटिव चार्ज जो होगा वो कम रिपेल करेगा आपस में एज कंपेयर टू एक ही ऑर्बिटल में अपन रखेंगे। तो फिर अपन कहेंगे सर फिर तो उस केस में मतलब ठीक है, फिर तो अलग अलग ऑर्बिटल में होगा तो इनमें रिपल्शन कम होगा और इधर नेगेटिव चार्ज का रिपल्शन होगा लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल है। सर ये जरा फिर से रिपीट करेंगे, सर नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था। अगर एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये ज्यादा अनस्टेबल होंगे देन अगर एक एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे तो ज्यादा स्टेबल होंगे। इन दोनों में लेस रिपल्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज, जबकि इन दोनों में there is magnetic moment get cancelled but there is repulsion of negative charge और नेगेटिव चार्ज का रिपल्शन होगा, there will be a ओके सर। नेगेटिव चार्ज। तो इनकी स्टेबिलिटी जो होगी अगर अपन अनस्टेबल कहेंगे तो ये ज्यादा अनस्टेबल होंगे, ये अपन ने लिखे अनस्टेबल होंगे इससे। तो अगर अपन स्टेबिलिटी की बात करें तो अपन कहेंगे ये ज्यादा स्टेबल है इससे, ऑब्वियसली बातें लिखी थी आपने कौन ज्यादा स्टेबल और क्यों ज्यादा स्टेबल। तो अलग अलग अब अपन कहेंगे ठीक है सर कोई बात नहीं आपने, लेकिन फिर भी अगर इसमें तो फिर ज्यादा रिपल्शन होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज है तो भाई अगर नेगेटिव चार्ज है इसका भी नेगेटिव चार्ज दोनों का, इसका भी नेगेटिव चार्ज दोनों का, इसका भी नेगेटिव चार्ज दोनों का, तो ज्यादा रिपल्शन होना चाहिए फिर तो। इसमें तो एक एक है, इससे ज्यादा रिपल्शन होना चाहिए इसमें। अपन कहेंगे लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, ये आपस में एक्सचेंज होते रहेंगे ना, जब एक्सचेंज होंगे तो ये बिखरते रहेंगे, एक साथ नहीं रहेंगे हमेशा। कभी ये इधर है वो उधर चला गया फिर दूसरे ऑर्बिटल में आ गया फिर दूसरे उधर आ गया, तो उनका जो आपस में एक्सचेंज से जो दूर दूर जाएंगे ना तो उनका नेगेटिव चार्ज कम होता जाएगा, रिपल्शन नेगेटिव चार्ज, और अगर वो कम होता जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी।
क्योंकि वो एक ही ऑर्बिटल में नहीं रह रहे ना, ये कभी जंप करके इधर जाता है, इसका इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, तो उधर जाएगा तो इधर आएगा, तो फिर वो ऐसे एक्सचेंज होते रहेंगे फटाफट फटाफट। तो एक्सचेंज होंगे तो उस केस में फिर नेगेटिव चार्ज का रिपल्शन भी कम होता है। तो इसलिए अपन कहेंगे कि भाई जितना ज्यादा एक्सचेंज, अब इसमें तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होंगे, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होंगे, सो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। सो ऑब्वियसली बात है, सो इन P6 देयर इज 6 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, और 6 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, बिकॉज एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्यों? क्योंकि एक्सचेंज होगा तो इलेक्ट्रॉन में डिस्टेंस बढ़ेगा ना, दूर जाएगा, वहां जाने के लिए जाएगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा ना, तो ऑब्वियसली बात है स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसलिए अपन कह रहे हैं एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से वो बढ़ेगा स्टेबिलिटी। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें तो 4 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, लेकिन इसमें सिमेट्री नहीं है। भाई सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी, मतलब अपन क्या करेंगे, दूसरा एक और रीजन होगा, दैट इज कॉल्ड सिमेट्री। अगर ऑर्बिटल सिमेट्रिक है तो वो ज्यादा स्टेबल होंगे, तो सिमेट्री ऑलवेज लीड्स टू स्टेबिलिटी। अगर कोई भी चीज सिमेट्रिक है, ऑर्बिटल्स ही नहीं, एनीथिंग व्हिच इज सिमेट्रिक विल बी मोर स्टेबल। सिमेट्री ऑलवेज लीड्स टू स्टेबिलिटी, टू स्टेबिलिटी, ये तो नेचुरल फिनोमेना है। अगर सिमेट्रिक होंगे तो स्टेबल भी ज्यादा होंगे। इसमें सारे ऑर्बिटल सिमेट्रिक हैं, इसमें सारे ऑर्बिटल सिमेट्रिक हैं, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें तीनों ऑर्बिटल सिमेट्रिक हो। इनमें से कोई भी ऑर्बिटल ऐसा नहीं है, क्योंकि इधर भी है तो 2 ऑर्बिटल एक जैसे एक अलग है, इसमें एक ही एक जैसा है, 2 अलग है, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, 2 अलग है एक अलग है, तो वो अलग है उसमें से, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। दैट वाज द रीजन द पार्शियली फिल्ड इज लीस्ट स्टेबल, बिकॉज दे आर नॉट सिमेट्रिक। सो द पार्शियली फिल्ड आर लीस्ट स्टेबल because they are not symmetric. Filled are least stable because of unsymmetry. वो सिमेट्रिक नहीं होते। तो 2 रीजन अपन से कभी कभी पूछ सकते हैं कि भाई अच्छा बताओ, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल्स, तो वी आर एबल टू टेल। तो अपन कहेंगे वैसे भी फुली फिल्ड ज्यादा स्टेबल होता है, हाफ फिल्ड से हाफ फिल्ड ज्यादा होता है पार्शियली फिल्ड से, कोई भी पार्शियली फिल्ड हो, दैट इज स्टेबिलिटी। अब इसमें मतलब अपन कहेंगे भाई ठीक है, चलो मान लिया, फायदा क्या हमें ये सब पढ़ने से, कोई क्वेश्चन बताओ। तो एक तो अपन से रीजन पूछ लेंगे वो कि भाई मतलब आप रीजन बताओ कि व्हाई द फुली फिल्ड इज मोर स्टेबल देन द हाफ फिल्ड, या फिर अपन से ऐसे भी पूछ सकते हैं जो मैंने आपको बताया कि अलग अलग ऑर्बिटल में है तो ज्यादा स्टेबल होंगे, या एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ज्यादा स्टेबल होंगे। ठीक है ना, तो अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात, अब अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूंगा ना, तो एक तो मैं ऐसे लिखने वाला हूं, आप मुझे बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के, मैंने लिखने वाला, आप बताओगे, क्योंकि मैंने सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया कैसे लिखते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्योंकि मैंने आपको बताया है इसलिए मैं नहीं बताने वाला। AR 18 4s2 3DC. डन सर।
ठीक है, मतलब एक अपन को आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और मुझे ये भी चाहिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखो, ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। काफी बच्चे लिख के बता रहे हैं करेक्ट है, और सभी का जिसने बताया है बिल्कुल करेक्ट है बेटा। लो भाई, वो भी आ गया, बिल्कुल ठीक है। डन सर। डन ना, तो किसी किसी का तो गलत है, अपन को चेक करना पड़ेगा, चलो देखते हैं। ये वाला तो आ गया आपके पास, दिस वाज सर इन, 1 सबने सही ठीक बताया, 4s2 3d6 राइट। यस और सर। इसके लिए मैं लिखूंगा AR, फिर अपन को 4s2 फिल करना होता है, उसके बाद 3d4 4 यस। राइट। सो विल हैव अ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक दिस, अपन सबको पता है। किसी को डाउट है? नो सर। किसी को डाउट है? अब अपन क्या करेंगे कि अपन कहेंगे ठीक है भाई, अपने पास ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और अपन कहेंगे अब अगर मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ, ऐसे एक और ऐसे लिख देता हूँ, Cl है मेरे पास 17 है, तो थर्ड वाला भी लिखेंगे अपन। अब थोड़ा सा इसको भी लिख के बताओ, इसको मतलब अलग लिखना थोड़ा, मुझे इसमें कुछ और भी बताना है, तो अपन ऐसे कर लेते हैं। तो इसमें 1s2 2s2 p6 3s2 p5 हो जाएगा, मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं, मैं लिख देता हूँ उसको जल्दी से, राइट। अब पता क्या होता है, जैसे अपन को पता है कि फुली फिल्ड ज्यादा स्टेबल होता है हाफ फिल्ड से, हाफ फिल्ड ज्यादा होता है पार्शियल फिल्ड से। अपन को एक बात पता है कि S और D में एनर्जी डिफरेंस बहुत लार्ज होता है, एनर्जी डिफरेंस इज वेरी लार्ज। मतलब अगर अपन चेक करें तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि भाई इसकी एनर्जी अगर 2 होगी तो इसकी एनर्जी सपोज 5 है, तो इसकी एनर्जी सपोज 10 हो जाएगी, तो इसकी एनर्जी इट विल बी अराउंड 14 हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा। मतलब ऐसे एनर्जीज लिखती है अपन ने, मतलब ये इलेक्ट्रॉन नहीं लिखे मैंने, पी में 5 इलेक्ट्रॉन लिखा मैंने, तो इलेक्ट्रॉनिक को एनर्जी लिखा किलो जूल से, तो अपन कहेंगे यार मतलब इन दोनों में तो एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अगर मैं S को थोड़ा सा स्टेबल कर लूं तो D, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से लेके ये हाफ फिल्ड कर दूं, और इसको भी हाफ फिल्ड कर लूं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां से इसको दे देता हूं, एक इलेक्ट्रॉन इससे लेके इसको देता हूं, क्योंकि ये पहले भी इसके ये ज्यादा स्टेबल पहले भी नहीं होता, बहुत कम एनर्जी होती है 2 किलो कैलोरीज, तो इसको थोड़ा सा अनस्टेबल भी बनाएंगे, फुली फिल्ड से हाफ फिल्ड में तो ज्यादा एनर्जी कितनी बढ़ेगी, 2 से 2.5। लेकिन अगर डी जिसकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है, अगर उसको हाफ फिल्ड किया जाए तो वो काफी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, और अगर वो स्टेबल होगा तो सिस्टम अपना स्टेबल हो जाएगा, एटम स्टेबल हो जाएगा, एनर्जी काफी ज्यादा रिलीज होगी। तो अगर हम एस को थोड़ा सा अनस्टेबल कर लें और डी को स्टेबलाइज कर दें, तो और ऐसा अपन एक ही इलेक्ट्रॉन से कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकते, नहीं तो कहेंगे सर एक काम करते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, नहीं तो सारे इसको दे दो, ऐसे नहीं होता। अपन किसी भी ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन को चेंज करना है तो एक ही इलेक्ट्रॉन कर सकते हो आप, एक से ज्यादा नहीं कर सकते। तो मैं अगर मुझे दिख रहा था यहाँ पर कि यार ये D4 है, अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दूं तो ये हाफ फिल्ड हो जाएगा, ये भी हाफ फिल्ड हो जाएगा। ये अगर हाफ फिल्ड हो गया तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि डी की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो अपन ने क्या किया, इससे एक इलेक्ट्रॉन लेके इसको दे दिया। अगर इसको देंगे तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा इसका क्रोमियम का, दैट विल बी हाईली स्टेबल। सो अपन कहेंगे ये वाला करेक्ट है और ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। और ऐसा करने के लिए हमें कोई एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी, मतलब अगर इसकी एनर्जी सपोज करते हैं 5 है, तो रिलीज ही होगी एनर्जी, इट इज एक्सोथर्मिक फिनोमेना, मतलब ऐसा जो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है यहां से यहां और ये बनेगा, तो इट विल बी एक्सोथर्मिक फिनोमेना, क्रोमियम एटम और स्टेबलाइज ही होगा, इसमें कम स्टेबल होगा क्रोमियम, ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये अपने आप होता है, इसलिए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही एग्जिस्ट करता है।
तो दिस इज द इनकरेक्ट वन, ये क्रोमियम में ऐसे होगा। अब बिल्कुल ऐसा ही कॉपर में भी होता है। कॉपर में क्या होगा, वो 29 होता है, मैं लिखूंगा AR और फिर मैं लिखूंगा 4s2 और 3d होता है 9। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन इससे इसको दे दूं, मुझे पता था D9 है, अगर मैं D को 10 बना दूं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं। और वन मोर थिंग, अपन कर क्या रहे हैं, हमने देखो ऐसा हमने कोई भी प्रोसेस नहीं किया जिसमें कि इलेक्ट्रॉन को हम न्यूक्लियस से दूर ले जाएं। 1 2 3 4, मैं 4 से एक इलेक्ट्रॉन को इधर लेके आ रहा हूं लोअर वाले शेल में। तो अगर 4 से थर्ड वाले शेल में लेके आओगे तो इट इज एक्सोथर्मिक फिनोमेना, इट एनर्जी विल बी रिलीज्ड व्हेन द इलेक्ट्रॉन ड्रॉप्स फ्रॉम द हायर शेल टू द लोअर शेल, एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड। तो मैं 4 से 3 में लेके जा रहा हूं। सो इट इज अ एक्सोथर्मिक फिनोमेना, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि भाई वो एक्सोथर्मिक फिनोमेना है, और काफी ज्यादा एक्सोथर्मिक होगा बिकॉज दोनों में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। और यहां तो ये हाफ फील्ड बनेगा और ये क्या बनेगा, फुली फील्ड बनेगा। पर तो हाफ फील्ड के लिए भी ऐसा कर दिए, ये तो फुली फील्ड होगा। सो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 4s1 3d10 लिखेंगे। दैट इज द इनकरेक्ट वन, दिस वन, और दिस इज द करेक्ट वन। तो अपन इसको हटा देंगे, दैट इज द करेक्ट। तो और भी जगह ऐसा होता है तो अपन कहेंगे हो सकता है ना, कभी कभी मैं क्या करूंगा, P से F में डाल दूंगा या S से F में डाल सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है एडजेसेंट में एनर्जी डिफरेंस कम होता है ना। ये तो एडजेसेंट नहीं थे ना, इसलिए उनमें लार्ज एनर्जी डिफरेंस है, तो मैं लार्ज एनर्जी डिफरेंस में ये सारी चीजें कर सकता। वरना मैं क्या कहता, अच्छा सर देखो इधर अगर ऐसे कर दिया जाए तो देखो कितना अच्छा लग रहा है, फुली फिल्ड कर दिया। भाई क्या है उसमें, आपने कहा था ना एक इलेक्ट्रॉन देके अगर फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड हो जाए तो कर देना, कर दिया। अब बताओ, तो अपन कहेंगे ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है। एनर्जी डिफरेंस अगर कम है तो इसको एनर्जी देके अनस्टेबल बनाओगे और इससे एनर्जी रिलीज होगी तो ज्यादा चेंज नहीं आने वाला। और यहाँ थर्ड शेल से आप 3p में दे रहे हो इलेक्ट्रॉन, हमने कहा था फोर्थ से, मतलब ऐसे क्वांटम, ये वाला क्वांटम नंबर का वैल्यू, n का वैल्यू डिफरेंट होना चाहिए, तब करेंगे अपन। और यहाँ तो n का वैल्यू भी सेम है और अपन कहेंगे ये s और p में एक्सचेंज होता ही नहीं, वो तो आपने बता रखा है भाई इन दोनों की एनर्जी सेम होती है, इसलिए नियरली सेम होती है, इसलिए आप ज्यादा मतलब उसमें नहीं करना चेंज। चेंज हमेशा किस में हो सकता है, ऑल्टरनेट में। अगर s से d में डाल के d हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड हो सकता है, कर दो। अगर p से f में डाल के f हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड होता है, कर दो। S से f में डाल के अगर f हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड होता है, s से f में डाल के तो कर दो, बिल्कुल करो, बिकॉज दैट विल बी हाईली एक्सोथर्मिक फिनोमेना। तो इसमें नहीं कर सकते आप ऐसे, ये गलत है, क्योंकि एडजेसेंट वालों में नहीं होता ऐसे इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। जिनमें एनर्जी डिफरेंस लार्ज होगा बस उन्हीं में होगा ऐसे एक्सचेंज, बस। तो P से D में कभी नहीं होगा, D से F में कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। अभी अगर अपन देखें एटॉमिक नंबर 32 तक, तो यही दोनों हैं जिनमें ऐसा अपन को करना होता है जो अपने सिलेबस में। तो थोड़ा अपन क्रोमियम और कॉपर का ध्यान रखेंगे भाई, कि क्रोमियम और कॉपर के केस में अपन को ऐसे करना, तो वो अपन ध्यान रखें कि क्रोमियम और कॉपर के केस में अपन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना। ठीक है, फिर तो अपन को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अगर थोड़ा ध्यान रख लेंगे तो। वैसे मैंने आपको कंसेप्ट बताया, व्हाई इट इज सो, एनर्जी डिफरेंस भी बताया, स्टेबिलिटी भी बताया, कौन ज्यादा स्टेबल कौन कम स्टेबल, राइट। तो अपन बता सकते हैं उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का 100% पार्ट हो गया। और यहां आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो गया, और अपन रेडियो एक्टिविटी थोड़ा सा पढ़ना है। और रेडियो एक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में, थोड़ा सा रेडियो एक्टिविटी पढ़ना है अपन को, तो अपन रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट पढ़ लेंगे। वैसे तो मैं चाहता था कि अब रेडियो एक्टिविटी इसको अभी ना पढ़ा जाए, रेडियो एक्टिविटी अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले कुछ नया चैप्टर शुरू करते हैं। बट बाकी बैचेस में भी बच्चे बोले कि सर आप रेडियो एक्टिविटी थोड़ा तो पढ़ा दो जितना उसमें, तो अपन वो रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट पढ़ लेते हैं। सिंस आप लोगों ने कहा होमवर्क तो दिया नहीं था, लेकिन आज अपन के पास अच्छा खासा होमवर्क होगा। इवन मैं ये बोल सकता हूं कि एक्सरसाइज 1 कंप्लीट होमवर्क है आपका।
और एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1। मतलब मैं आपको ऐसे बोल सकता हूँ कि आप बाद में मुझसे एनसीईआरटी का ना एक्सरसाइज 1 शीट से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इसमें से काफी कुछ ऑल सेक्शन है, मैं सब काफी कुछ तो होमवर्क अपन कर चुके हैं, डी ई तक कर चुके हैं अपन, बाकी जो बचा हुआ है कंप्लीट कर दो, कंप्लीट करो, क्योंकि डीपीपी तो अपन बहुत सारा कर चुके हैं, लेकिन अपन ने अभी शीट को काफी कम किया है, तो अब अपन शीट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। डिस्कशन बाकी। हाँ डिस्कशन करेंगे ना, लेकिन डिस्कशन मतलब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तुम्हें लोग तो बताया कि नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में आपने होमवर्क नहीं दिया था, तुम्हें लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाँ तो नेक्स्ट क्लास में इसलिए तुम्हें कहा कि भाई होमवर्क नहीं दिया था, तो नेक्स्ट क्लास में सारा डिस्कशन करेंगे, जो भी होमवर्क होगा सब डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो आप अभी कोई कहेगा सर मैंने नहीं किया, मैंने किया, क्या किया मुझे नहीं पता, बट नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस। इसके आगे होमवर्क मिलेगा नेक्स्ट क्लास में, डिस्कस करने के बाद फिर अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मैं रेडियो एक्टिविटी शुरू कर, इसमें थोड़ा सा पार्ट पढ़ना है, बिल्कुल ज्यादा नहीं पढ़ना। नेक्स्ट क्लास तक खत्म सोचूंगा कि खत्म हो जाए नेक्स्ट क्लास में, मतलब एक क्लास और लगेगा तो खत्म हो जाएगा रेडियो एक्टिविटी, उतना ही पढ़ेंगे पर बस। द सब्सटेंस व्हिच emit alpha, beta and gamma radiations is called radioactive substance. Radiation is called a radioactive substance. Right? Radioactivity is discovered by, it is discovered by Henry Becquerel. Henry Becquerel. ठीक है, and the first compound isolated in the laboratory is by Madame Curie and her husband, right now? So Madame Curie. The properties of these radiation is studied by Rutherford. The properties of these radiations is studied by Rutherford. Is studied by Rutherford. तुम लोगों का डीपीपी कहां तक डिस्कस हुआ, तुम लोग बता सकते हो क्या? डीपीपी कहां तक डिस्कस हो गया अपना, नंबर डीपीपी? तो शायद 7 या फिर 8। शायद 7 तक। 7 तक हुआ, 8 बाकी है। 8 बाकी है। 8 यार मेरी एक बात समझ में नहीं आई, तुम लोगों का भी 7 तक हुआ है, ठीक है, AP1 वालों का भी 7 तक हुआ है, AP2 वालों का भी 7 तक हुआ है। तुम्हारा बैच उनसे आगे जाने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा क्यों? मतलब पैरेलल तो आने वाले हो, आज तुम लोग पैरेलल आ जाओगे उनके, बिल्कुल पैरेलल में हो आप, क्योंकि इसके बाद अपन प्रॉपर्टीज लिखेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज के बाद अपन टाइप्स ऑफ रेडिएशंस। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम लोग उनके साथ आ गए, वो लोग या तो उनकी क्लासेस कम हुई या तुम्हारी क्लासेस ज्यादा।
शीट का डिस्कशन भी ऑलमोस्ट नियरली सेम है, बिल्कुल एग्जैक्टली दोनों बैच पैरेलल आ गए ना। मेरे लिए तो फायदा ही है, दोनों बैच पैरेलल होंगे तो जो इंटीग्रेटेड वाले बच्चे हैं उनको, क्योंकि इस बार मैं इंटीग्रेटेड बैच को मॉर्निंग शुरू करना चाहता था, लेकिन रिपीटर्स अभी 17 जुलाई से मेंस का फिर एग्जाम है। मेंस का 17 जुलाई को एग्जाम है, 17 से 2 अगस्त तक उन्होंने दोनों अटेम्प्ट अभी कर दिए गवर्नमेंट ने, तो इस वजह से उनका एक चैप्टर रह गया था, तो वो उनको कंप्लीट करवाना, रिवाइज करवाना है, तो नहीं कहता रिवाइज करवाना है, वरना मैं अभी शुरू करने वाला था। तो इसलिए मैंने पूछा कि यार मतलब ऐसे कैसे हो गया, उनको भी मैंने बोला था यार समझ में नहीं आ रही मेरी बात, AP2 वाले मुझे लग रहा है तुमसे आगे चले, तो वो लोग पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है। और AP3 वाले भी मतलब स्लो नहीं चल रहे, उनका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है। वो AP3 वाले भी मतलब पहला वाला बैच स्लो है, बाकी दोनों बैच बिल्कुल उनको पीछे चल रहे हैं उनके। चलो देखते हैं अपन से। So the properties of these radiations are studied by Rutherford. Rutherford we know that, Rutherford experiment of atom. अभी what we can do is, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, ओवरऑल मुझे लगता है कि बैचेस पीछे चल रहे हैं मेरे हिसाब से, तुम लोग जो भी बोलो, मेरा हिसाब कहता है कि मुझे अब तक तुम लोगों को मोल कॉन्सेप्ट शुरू करके और मोल था, मेरा हिसाब कहता है कैलकुलेशन, मतलब जो जिससे कि मैं कैलकुलेशन देख रहा हूं। चलो देखते हैं अपन, बट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर अपने पास ये मैं रेडियोएक्टिव सब्सटेंस एक मतलब ऐसे सर आपका कैमरा स्विच ऑफ हो गया अपने आप ही। अरे यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो बड़ा अच्छा कैमरा है यार, मतलब कुछ भी ना करो तब भी हो जाता है। एक मिनट रुकना है। रेडियोएक्टिव, अच्छा इसमें क्या था कि भाई ठीक है, अपने पास ये एक ब्लैक बॉडी ऐसे ब्लैक बॉक्स जैसे बनाया अपन ने, और बहुत तो, मतलब बड़ा ऐसे थिक होता है, अपन तो बड़ा इजी वे में देख रहे हैं कि भाई ठीक है ऐसे बना लेते हैं अपन। ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, जैसे यूरेनियम वगैरह होता है, ठीक है ना, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। इससे ना रेडिएशंस निकलेंगे, रेडिएशन निकलेंगे तो अब अपन यहाँ पर ऐसे बिल्कुल एक पिन होल रखेंगे बस, बाकी बंद। उस पिन होल से रेडिएशन निकलेंगे और कुछ रेडिएशन बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट जाएंगे, ऐसे स्ट्रेट इस पे स्ट्राइक कर रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी लगा के देख लेंगे, ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव फील्ड ऐसे लगा, पॉजिटिव फील्ड मतलब एनोड और कैथोड भी लगा के देख, ऐसे कैथोड तो होगा क्या, कुछ रेडिएशंस, वैसे तो इनके बगैर भी थोड़ा उनमें डिफ्लेक्शन आता है, लेकिन अगर ये होंगे तो ज्यादा डिफ्लेक्शन आता है, तो कुछ रेडिएशंस बहुत ज्यादा ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। अब नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे होंगे तो पॉजिटिव भी होता है, और कुछ रेडिएशंस बहुत कम डिफ्लेक्ट होते हैं लेकिन होते हैं पॉजिटिव की तरफ। तो जो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो या कम डिफ्लेक्ट हो उनके अपन कहते हैं बीटा रेडिएशंस, जो ज्यादा डिफ्लेक्ट होते हैं वो अल्फा रेडिएशंस होते हैं, और जो डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं वो गामा रेडिएशंस होते हैं। अल्फा रेडिएशन बिकॉज अल्फा अपन को पता है व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, ये होता है, और बीटा जो होता है वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तभी तो उस पर इधर एनोड की तरफ रिफ्लेक्ट हो रहा है। फिर रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट क्या किया था, इसके पाथ में रख के वो एटम का शीट रख के वो गोल्ड फॉइल रख के यहाँ पर अपना एक्सपेरिमेंट कर लिया था उसने, जो अपन ने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। तो सभी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस अल्फा बीटा गामा रेज देते हैं, ये गामा रेज है। So any radioactive substance or any substance which can emit these radiations, we say that it is radioactive substance, right? तो उनको अपन radioactive substance कहते हैं। हमें इनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी होंगी, तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियोएक्टिव रेडिएशंस इज स्टडीड बाय रदरफोर्ड। तो पढ़ते हैं अपन प्रॉपर्टीज, तो अपन ऐसे देख लेते हैं इनके बारे में अपन को क्या क्या पता होना चाहिए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस देख लेते हैं भाई, जितना अपन को प्रॉपर्टीज पढ़ना होगा देख लेंगे। अल्फा के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, बीटा के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, और गामा के प्रॉपर्टीज वो देख लेते हैं, राइट। अल्फा बीटा गामा ऐसे, तो अल्फा तो अपन को पता है, दे आर, वी कैन राइट लाइक दिस,
और हीलियम भी लिख सकते हैं अपन तो उसको बस ऐसे। और बीटा जो होता है वो अपन मतलब बीटा रेज बीटा पार्टिकल है ये, और ये गामा भी मतलब रेज हो गया, रेडिएशन। तो यही पार्ट लिख लेते हैं भाई, इट इज डिनोटेड बाय, तो एक यही कर देते हैं कि भाई डिनोटेड बाय की बात कर लेते हैं कि कैसे डिनोट करेंगे। तो इसको तो अपन अल्फा रेज को तो ऐसे डिनोट कर देते हैं, या फिर अपन सीधा अल्फा लिख लेते हैं, या हीलियम न्यूक्लियर लिखना होता है। मतलब सिर्फ हीलियम लिखूंगा तो एटम नहीं लिखेंगे अपन हीलियम न्यूक्लियर लिखेंगे। सिर्फ हीलियम लिखना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हीलियम लिखूंगा तो आप उसमें कहोगे अच्छा इसके इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो नहीं, इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं, वो आयनाइज हो जाएगा, दे आर हाई एनर्जी रेडिएशंस, इसलिए वो +2 के चार्ज में होता है। उसके पास इतना एनर्जी होता है रेडिएशन के पास कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो बाहर निकल जाते हैं अपने आप, इसलिए अपन उसको या तो सिर्फ हीलियम न्यूक्लियर बोलो या फिर आप हीलियम 2+. बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। बीटा पार्टिकल का मास होता है इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर, और गामा दे आर मासलेस, और इनको अपन डिनोट करेंगे एनर्जी रेडिएशन से। ये एनर्जी रेडिएशन होता है, वो सिर्फ रेडिएशन होता है, एमिट होता है, जैसे लाइट होता है वैसे। तो इसमें जैसे मैं चार्ज की बात, ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, नेगेटिव चार्ज होता है। तो अपन चार्ज की बात कर लेते हैं भाई, तो अपन को तो ये दिख रहा है कि ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो आपने यहाँ बता ही दिया, ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं और वो उन पे कोई चार्ज नहीं होता, जीरो, कोई चार्ज नहीं। मास की बात कर लेते हैं भाई, मास कितना होगा इसके पास, तो अपन कहेंगे देखो इस पे मास हीलियम मतलब 4 AMU लिखोगे आप, या फिर आप लिखोगे 4 × 1.66 × 10⁻⁻27 kg, ऐसे लिखोगे। और इलेक्ट्रॉन का मास अपन को पता है 9.1 × 10⁻31, मतलब बीटा पार्टिकल का मास उतना होता है, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन से डिनोट किया, मतलब वो इलेक्ट्रॉन, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बीटा पार्टिकल। और गामा दे आर मासलेस, मासलेस फोटॉन्स। रेडिएशन लिखा तो है आपने वैसे। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, आयनाइजिंग पावर देख लेते हैं, आयनाइजिंग पावर। अब आयनाइजिंग पावर का मतलब हो गया कि अगर इन रेडिएशन को किसी कंपाउंड या किसी गैस से पास करेंगे, तो उस गैस के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे ना एटम में, तो अपन ने हाउ कैन समथिंग बी मासलेस एंड हैव एनर्जी, हाँ ये बात भी है। तो अपन ने कहा इसको ना फोटोन इसलिए तो लिखा, वरना मैं मासलेस ही लिख देता। फोटोन की भी तो एनर्जी होती है, लाइट इज मासलेस ना, जो फोटोन निकलते हैं दे आर मासलेस ना, सो E mc² लिखते तो हैं। तो अगर मास है तो एनर्जी होगी, और एनर्जी है तो उसका मास होगा, इसलिए तो फोटोन लिखा मैंने, मासलेस फोटोन। फोटोन का मास मैंने बताया भी था आपको, 1.8 10⁻42 kg। अब इतना कम मास है कि मासलेस ही अज्यूम कर लेता है, इसलिए मैं इसकी वेलोसिटी भी लाइट के बराबर बताऊंगा, इसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर। और जो लाइट के बराबर वेलोसिटी होती है जिनकी, उनमें फोटॉन्स होता है, और उनको अपन कंसीडर करते हैं मासलेस। वरना आपने सभी को लिखा, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, पार्टिकल है मतलब काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी है तो मासलेस कैसे बताएंगे, इसलिए तो फोटोन लिखा कि वहां मास तो होगा। और लाइट को भी अपन ने कहा कि उसमें पार्टिकल एज वेल एज वेव कैरेक्टर होता है, मतलब मासलेस। अगर कोई चीज हमें हिट करके और वो गर्म हो जाए हमारा हाथ, जैसे अपन कहेंगे बल्ब के पास, ऐसे बोला था ना मैंने, बल्ब के पास अगर हाथ लेके जाओ थोड़ी देर में गर्म हो जाएगा, इसका मतलब वो फोटोन बाहर निकल के जब वो इसको स्ट्राइक कर रहे हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी स्ट्राइक करके पोटेंशियल में कन्वर्ट हो, दैट इज व्हाट आई मीन। तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में वहां फोटोन लिखा था कि वो मासलेस अज्यूम कर रहे हैं अपन, मासलेस है नहीं। तो अगर अपन वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी लिख लेंगे अपन, वेलोसिटी की भी बात करेंगे अपन। आयनाइजेशन पावर लिखेंगे तो इट हैज वेरी हाई आयनाइजेशन पावर, क्योंकि मान लो किसी को ऐसे अपन बोलते हैं ना कि भाई अगर मुझे मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ना, तो अपन को एक बात पता है, अगर इलेक्ट्रॉन को यहां से इजेक्ट करवाना है तो अपन को पता है यहां पर जो पार्टिकल है आपके पास, अगर उस पार्टिकल का मास ज्यादा होगा, जितना ज्यादा मास होगा इलेक्ट्रॉन से, उसको हिट करो, इलेक्ट्रॉन उतना इजीली निकल जाएगा। मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आयनाइजेशन पावर, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन। तो जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा आयनाइजेशन पावर होगा, उतना इजीली इसको हिट करके जंप करवा देगा, सो दैट इज आयनाइजेशन पावर।
सो इसका मास ज्यादा है, इस वजह से इसका आयनाइजेशन पावर ज्यादा है। तो मैं लिख सकता हूं आयनाइजेशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ऐसे भी लिख सकता हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अल्फा ना समझ में ना, प्रोपोर्शनल टू मास पूरे लिख देता हूं, टू मास ऐसे लिख देता हूं। बोलो क्या हुआ, ठीक है ना। तो अपन आयनाइजेशन पावर की बात कर रहे थे। अब एक मिनट रुकना। मैं तो नाम देख रहा था ना, जो बीच में आवाज आई थी वो किसका नाम था, मिल गया नाम, इतना बढ़िया नाम है, क्या है नाम ये, खुशार ग्रा, है ना। म्यूट करके रखो भाई, जब जरूरत पड़े तभी अपन वो अनम्यूट करेंगे, ठीक है ना, बाकी टाइम अपन म्यूट करेंगे। सॉरी सर, वो बीच में कॉल आ गया था तो मैं वही चेक करने के लिए चलेगा मैंने बेटा, वो किया था। वैसे तुमने जल्दी से उसको म्यूट कर दिया था, मैं देख लिया था, हाँ हाँ है ना, कोई बात नहीं, तो चलता है वो, कभी कभी चलता है। तो मैं एक बार मैं ये देख रहा था ना कि मतलब अपन सारे बच्चे अपन ही है, क्योंकि कल एक क्लास में ना, इवनिंग वाले क्लास में मोदी जी आ गए थे, किसी ने ज्वाइन किया पीएम मोदी, मैंने कहा अरे मोदी जी भी पढ़ेंगे क्या ठीक है देख रहा था, ऐसा तो नहीं आज मतलब राजनाथ सिंह जी आ गए हो, है ना, तो ठीक है अब ना अपन कहेंगे आयनाइजेशन पावर जो है वो अपन लिख सकते हैं, तो जिसका मास ज्यादा होगा ना उसका आयनाइजेशन पावर भी ज्यादा, इसका मास कम है तो मॉडरेट लिख लेते हैं, वो तो मासलेस है ही नहीं, मॉडरेट है लेकिन पार्टिकल तो है, तो अपन ऐसे लिख लेते हैं वेरी लो, इसमें आयनाइजेशन पावर लो लिख देते हैं अपन, ऐसे बता देते हैं भाई। और वेलोसिटी ऑब्वियसली बात है, मास जिसका ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी होगी, तो अपन इसको लिख लेते हैं 2 इंटू, लेकिन फिर सारे के सारे रेडिएशन है, वेलोसिटी तो अच्छी खासी होनी चाहिए भाई, तो मीटर पर सेकंड, ये 2.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकंड के आसपास होगा, ये ऑलमोस्ट 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकंड, इसकी लाइट के बराबर ही होती है ऑलमोस्ट। इसको अगर अपन लिखेंगे भी तो 2.98 या 99 ऐसे वेलोसिटी, तो नियरली मैंने इसलिए लिख दिया उसको, क्योंकि इसका मास थोड़ा सा ज्यादा होगा लाइट के मास से, वरना अपन उसे सी से डिनोट कर लो ऐसे बोल देते, तो अपन ने वो नहीं किया। लेकिन फोटोन जैसे है मासलेस लाइक फोटोन, लेकिन वो रेडिएशंस हैं, दे आर हाई एनर्जी रेडिएशंस। वेलोसिटी के बाद वी कैन राइट दैट कि भाई कौन रेडिएशन किससे पास कर सकते हैं, तो उसको अपन कहते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो पेनिट्रेशन पावर लिख लेते हैं अपन, क्या होता है वो देख लेते हैं अपन, पेनिट्रेशन पावर, है ना, तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है उसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होता है, प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, टू वेलोसिटी, ये वेलोसिटी से प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट जो होगा वो वेलोसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो वी कैन राइट लाइक दिस, दैट इज पेनिट्रेशन इफेक्ट ना। तो इसमें तो मास इसका काफी कम है, तो अपन कहेंगे थ्रू थिन पेपर अपन लिख लेंगे, अगर कोई पेपर है तो ये पेपर वगैरह को पास कर सकता है, थिन पेपर, इसमें अपन लिख सकते हैं इसका वेलोसिटी थोड़ा ज्यादा है, तो थ्रू वी कैन राइट दैट दिस कैन पास थ्रू, that is thin aluminum foils, thin aluminum foils, है ना, एल्यूमिनियम फॉइल्स। और गामा रेडिएशन उनकी वेलोसिटी बहुत बहुत ज्यादा है, हम लिख सकते हैं थ्रू 20 सेंटीमीटर थिक लेड शीट, मतलब अगर थिक लेड शीट 20 सेंटीमीटर का भी अगर थिक लेड शीट होगा ना, तो उसको भी पास कर जाएगा वो। दैट्स व्हाई वी से दैट ना, जब आपने देखा होगा न्यूक्लियर रिएक्टर बनते हैं तो उसमें मतलब इट इज ऑलमोस्ट 10 फीट का कंक्रीट वॉल होता है, उसके अंदर
थिक लेड शीट्स होते हैं 50 सेंटीमीटर के, फिर उसके अंदर मतलब और भी मतलब ऐसे जो न्यूट्रॉन ऑब्जर्वर होते हैं उनको लगाए जाते हैं, फिर वो न्यूक्लियर रिएक्टर बनता है। वैसे तो वो काफी इसलिए कॉम्प्लिकेटेड होता है बनाना, बिकॉज सबसे ज्यादा हार्मफुल हमारे लिए वो होगा जिसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा, क्योंकि अगर गामा रेडिएशन हमारे ऊपर आए ना तो जहां से वो निकलेंगे वहां होल करते हुए निकल जाएंगे गामा रेडिएशन, उनका इतना ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट है, राइट। तो ये मतलब दैट इज द प्रॉपर्टीज। तो मोस्टली जो अपन से पूछते हैं ना प्रॉपर्टीज में, एक तो आयनाइजेशन पावर पूछते हैं, दूसरा पेनिट्रेशन पावर पूछते हैं। तो आयनाइजेशन पावर को ध्यान रखो कि मास अगर ज्यादा होता है तो आयनाइजेशन पावर ज्यादा होता है, और अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो पेनिट्रेशन इफेक्ट भी ज्यादा है। सबसे ज्यादा डेंजरस हमारे लिए गामा रेडिएशन है, क्योंकि उनका पेनिट्रेशन इफेक्ट बहुत ज्यादा है। अगर वो थिक लेड शीट को पास कर सकते हैं तो हमें तो होल कर देंगे, फिर तो हमारे अंदर जब जैसे ही निकलेंगे ना, जहां से निकले वहीं से होल करते हुए निकल जाएंगे, इतना ज्यादा उनका पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है। तो ये आपके प्रॉपर्टीज थे रेडिएक्टिव, राइट ना। अब अपन एक बार ये देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एमिशंस में कि भाई अगर किसी सब्सटेंस से ये अल्फा बीटा और गामा रेडिएशंस अगर निकलते हैं, मतलब उनसे एमिट करते हैं, तो व्हाट विल बी द चेंजेस इन द एलिमेंट्स। तो जिन एलिमेंट्स से ये रेडिएशंस बाहर आएंगे उनमें क्या चेंज आएंगे वो अपन एक बार चेक कर लेते हैं कि व्हाट आर द चेंजेस इन देयर, राइट ना, मास इन एटॉमिक नंबर लाइक दैट ना। तो अगर कोई चेंज होता है तो अपन एक बार चेक कर लेंगे, और फिर अपन एक ओवरऑल एग्जांपल भी लिखेंगे कि भाई हमें कैसे बताना है, किस टाइप से क्वेश्चन आएगा, अपन कैसे बताएंगे। तो ये अपन लिख लेते हैं एक बार। तो अपन लिखते हैं पहले तो ये देख लेते हैं कि भाई कितने टाइप के एमिशंस होते हैं और उनसे क्या चेंजेस होते हैं। टाइप्स ऑफ एमिशंस, तो ये तो अपन को पता है कि भाई टाइप ऑफ एमिशन में अल्फा एमिशन होता है, अल्फा बीटा गामा, लेकिन उनसे होता क्या है ये अपन देख लेते हैं एक बार कि भाई अगर अल्फा एमिशन होगा तो क्या होगा, बीटा एमिशन होगा तो क्या होगा, वो अपन एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। अगर अल्फा एमिशन होगा तो क्या होगा, बीटा एमिशन होगा तो क्या होगा, वो देख लेते हैं अपन एक बार। सो फॉर ईच अल्फा एमिशन from element, the mass number decreases by 4 units. Mass number decreases by 4 unit, and atomic number by 2 units. एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, और मास नंबर भी डिक्रीज होगा, ठीक है। तो अपन कहेंगे उसमें एटॉमिक नंबर भी उसमें डिक्रीज होता है और मास नंबर भी डिक्रीज होता है, ठीक है। तो लिखते हैं, मान लो मेरे पास एक एलिमेंट है X, उसमें उसका A उसका मास नंबर है और Z उसका एटॉमिक नंबर है। वी नो दैट A इज अ मास नंबर, where A is mass number, we know that, वैसे भी पहले भी बताया मैंने एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन आपको। So where A is mass number and Z is atomic number, Z is atomic number, ठीक है, ये पहले भी बताया मैंने। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई मेरे पास ऐसे गिवन है, तो मैं इसको जब इससे एक अल्फा मिशन होगा तो अल्फा मिशन से जो नया एलिमेंट बनेगा आफ्टर अल्फा मिशन, तो इसमें एटॉमिक नंबर, क्योंकि बिकॉज एटॉमिक नंबर अगर चेंज हो रहा है तो एलिमेंट नया बनेगा। अपन किसी भी एलिमेंट को पहचानते हैं उसके एटॉमिक नंबर से, क्योंकि एटॉमिक नंबर से अपन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताते हैं। तो किसी भी एलिमेंट को अपन उसको पहचानते हैं उसके एटॉमिक नंबर से। तो अपन कहेंगे जो नया एलिमेंट बनेगा ना, सपोज वो Y, तो Y में ये जो होगा -4 कर देंगे और Z को -2 कर लूंगा मैं, बिकॉज एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2 यूनिट्स एंड मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4 यूनिट्स, प्लस ये अल्फा पार्टिकल निकल गया उससे। अल्फा पार्टिकल का एमिशन हुआ ना, इसके निकलने से, क्योंकि अल्फा पार्टिकल अगर निकलेगा तो अपन सबको पता है कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है। तो अल्फा पार्टिकल के निकलने से अपन कहेंगे अल्फा पार्टिकल जब भी निकलेगा तो उसमें अपन को पता है क्या होने वाला है। अल्फा पार्टिकल के निकलने से ये अपने साथ 4 मास नंबर लेके जाएगा और 2 एटॉमिक नंबर लेके जाएगा।
तो अपन को पता है कि इसमें मास नंबर और एटॉमिक नंबर क्यों चेंज हुआ, क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल फॉर ईच अल्फा मिशन, मतलब दिस इज अल्फा पार्टिकल। तो अगर कभी भी अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो अपन को पता है कि मास नंबर और वो कैसे चेंज हो जाएंगे। तो अगर अपन मान लेते हैं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, अपने पास एक एलिमेंट ले लेते हैं कि सर ऐसे एक्स वाई की जगह एक एलिमेंट लिख के बताओ आप, ठीक है। तो अगर अपन एक एलिमेंट लिख के बताऊंगा मैं, तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ एग्जांपल। मान लो मेरे पास पोलोनियम है, ये 84 है और ये 211 है। एटॉमिक नंबर ऑफ पोलोनियम इज 84, वो मास तो उसका आइसोटोप हो सकता है। तो अपन कहेंगे अगर मान लो मैं इसको लेड में कन्वर्ट करता हूँ, दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट करता हूँ, तो लेड हो जाएगा, इट विल बी 82 होता है, और इसको मैं 207 करता हूँ, तो एक अल्फा पार्टिकल। इन दोनों को ऐड करोगे तो इसके बराबर होगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो इसके बराबर होगा। दैट इज हाउ द रिएक्शन इज। तो इन दोनों का सम इसके बराबर होगा और ये इन दोनों के सम के बराबर होगा, वहां भी होगा, राइट ना, वो वहां भी होगा, मतलब अपन उसको ऐसे भी बताएंगे, राइट। तो अपन उसको वैसे बताएंगे। चलो अब अपन बीटा पार्टिकल, अगर अपन बीटा एमिशन करते हैं, अगर अपन बीटा एमिशन लिखते हैं कि भाई व्हाट इज बीटा एमिशन, है ना, तो अपन कहेंगे बीटा एमिशन में फॉर ईच बीटा एमिशन atomic number increases by 1 unit. Atomic number increases by 1 unit. But there is no change in atomic mass. There is no change in mass number. मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। जब अपन बीटा एमिशन की बात करेंगे ना, तो अपन कहेंगे ठीक है, कोई अगर एलिमेंट मेरे पास है तो उसका मास नंबर ए है, एटॉमिक नंबर जेड है, तो अपन कहेंगे बाय बीटा एमिशन वाई जो बनेगा उसमें मास नंबर तो वही रहेगा और एटॉमिक नंबर जो होगा वो z+1 हो जाएगा। तो अब आपने कहा था ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो बीटा पार्टिकल अपन ने डिनोट ऐसे किया। तो बीटा पार्टिकल क्या होगा, तो अपन कहेंगे देखो इन दोनों को ऐड करो अगर आप, तो ये बनना चाहिए, और इन दोनों को ऐड करो तो ये बनना चाहिए, बन रहा है। जो इनिशियली अपने पास एलिमेंट होता है इसको अपन कहते हैं पैरेंट एलिमेंट, मतलब मेरे पास जो इनिशियली एलिमेंट था इसको अपन कहते हैं पैरेंट एलिमेंट, और जो एलिमेंट बनेगा अपने पास जो बनता है उसको अपन कहते हैं डॉटर एलिमेंट, उसको अपन डॉटर एलिमेंट बोलते हैं। जो नया एलिमेंट बनेगा अपने पास आफ्टर द डिकम्पोजिशन, तो विल गेट द डॉटर एलिमेंट, उसको अपन ऐसे बोलते हैं। उसको सन भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बुक में डॉटर लिखा होगा तो वही लिखना, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो अपन ऐसे लिख देंगे। बट हमें पता चल गया है बीटा एमिशन से, अल्फा एमिशन से मास नंबर भी चेंज होगा, एटॉमिक नंबर भी चेंज होगा। अल्फा अपन को पता है क्या होता है, तो अपन को पता होगा। बीटा एमिशन से एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, तो अपन ने कहा ठीक है भाई एटॉमिक नंबर बढ़ा देंगे। गामा एमिशन से, तो अपन कहेंगे गामा एमिशन से अब इसमें क्या होगा, इसमें तो मतलब रेडिएशंस थे बस, तो अपन कहेंगे नो चेंज इन मास नंबर और एटॉमिक नंबर, नो चेंज इन mass number and atomic number, but more stable atom is found as it emit radiations, it emit radiations, उसमें ना वो रेडिएशन को एमिट करेंगे। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई कोई बात नहीं, इसका मतलब है अगर मेरे पास x एलिमेंट है, z और a था, तो इसमें क्या होगा x ही बनेगा और वो a और z रहेगा, लेकिन जो रेडिएशंस निकलेंगे ना, तो इनका कुछ तो मास लॉस हुआ इससे इसमें, तो इन रेडिएशंस की वजह से इसका एनर्जी कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ एनर्जी लिबरेट होगी ना, इधर जितना एनर्जी था तो इसका एनर्जी कम होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का सम एनर्जी का इसके बराबर होगा, इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। तो अगर इन दोनों का सम इसके बराबर होगा मतलब इसका एनर्जी कम रहा होगा इससे,
तो अगर किसी की एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो ये स्टेबल जाना, मोर स्टेबल इन प्लेस ड्यू टू emission of radiations. तो अपन ऐसे बता रहे। फोर्थ इज कॉल्ड पॉजिट्रॉन emission. अब ये तो आपने कहा नहीं था भाई पॉजिट्रॉन emission होता है, तो देखो भाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट में बहुत सारे emissions होते हैं, अपन को थोड़े से एडमिशंस पढ़ने होते हैं बस, लेकिन उस थोड़े से में पॉजिट्रॉन भी आता है, बट वो इजीली दिखते नहीं है। तो पॉजिट्रॉन emission भी आता है और अपन को पॉजिट्रॉन भी पढ़ना है। तो अपन कहेंगे ठीक है बता दो कैसे एटॉमिक नंबर और मास नंबर चेंज करना है, तो कर देंगे इसमें। तो पॉजिट्रॉन emission में अपन कहेंगे each positron emission, for each positron emission लिखना है अपन को, for each positron emission atomic number decreases by 1 unit है, atomic number, so atomic number decreases by 1 unit, decreases by 1 unit, by 1 unit, but no change in mass number, but no change in mass number, mass number में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ठीक है लिख देता हूं भाई, यहां पर मेरे पास x है, ये a था, ये z था, यहां पर आप कह रहे हो पॉजिट्रॉन emission होगा, तो ठीक है मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता, इसमें आप कह रहे हो -1 हो जाएगा, z जो होगा वो -1 हो जाएगा, तो ठीक है अपन पॉजिट्रॉन emission ये होता है, मतलब एक पॉजिट्रॉन रेडिएशन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अपन ने इलेक्ट्रॉन लिखा ना, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज नहीं है, अपन ने पॉजिटिव चार्ज लिखा, सो दैट इज कॉल्ड पॉजिट्रॉन emission। तो अपन कहेंगे अच्छा अभी तो आपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज लिखा था, हाँ तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा तो फिर अपन उसको बीटा emission बोलेंगे, और पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिट्रॉन emission बोलेंगे। तो एक बीटा पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन है फिर, तो अपन कहेंगे दोनों में चार्ज का डिफरेंस है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों में चार्ज का डिफरेंस है, इन दोनों को ऐड करो तो ए के बराबर z के बराबर होगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो इसके बराबर होगा, और पॉजिट्रॉन emission जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर मास है पॉजिट्रॉन emission का, लेकिन उसको पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं ना कि जब भी अपन कहेंगे भाई बीटा emission है तो अपन कहेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन, तो मैं इसको बीटा पॉजिटिव बोल सकता हूँ क्योंकि बीटा के बराबर ही तो है इसका मास, इलेक्ट्रॉन लिख तो रहे हो आप, तो अपन कहेंगे ठीक है बोल दो, लेकिन आप पॉजिट्रॉन emission बोलोगे तो देयर विल बी ई पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज लिखना है अपन को, ठीक है। एक और लिख लेते हैं द लास्ट वन, दैट इज कॉल्ड के कैप्चर और इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर या की कैप्चर, इलेक्ट्रॉन कैप्चर और के कैप्चर। तो अपन कहेंगे फॉर ईच इलेक्ट्रॉन कैप्चर और के कैप्चर ना, अगर अपन को इलेक्ट्रॉन कैप्चर या के कैप्चर करना है तो अपन बता सकते हैं कि व्हाट विल डू। तो अपने पास एक थोड़ा सा क्वेश्चन आया है, दैट इज सर इफ पॉजिट्रॉन emission is, अपन देख लेते हैं क्या है वो, इफ द positron exist then the positrons of proton and electron can be switched in an atom। हाँ होते होंगे कुछ ऐसे, तो अपन देखेंगे ना कि मतलब क्या है, अभी मैं बस आपको बता रहा हूं कि मास नंबर और एटॉमिक नंबर कैसे चेंज होते हैं, वो आपको बताऊंगा मैं कैसे, मतलब न्यूक्लियस में होता क्या है ये तो बताओ, एटॉमिक नंबर ऐसे ही थोड़ी चेंज हो जाते हैं, किसी के प्रोटॉन चेंज होते हैं तो होता है चेंज, बताऊंगा मैं कैसे। पहले एक बार अपन लिख लेते हैं कि किससे क्या होता है अपन को पता है, ठीक है ना। फिर मैं एक एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पर मैंने मतलब एक्स और वाई में लिखा ना, एक एग्जांपल भी लिख लेंगे, देख लेंगे। तो फॉर ईच इलेक्ट्रॉन कैप्चर atomic number decreases by 1 unit, decreases by 1 unit, and no change in mass number, but no change in mass number, mass number में कोई चेंज नहीं होगा, but there is no change in the mass number, अपन ऐसे लिखेंगे।
राइट। तो अपन क्या करेंगे, विल राइट दैट x a है, y है, कन्वर्ट इधर z है, तो ये कन्वर्ट होगा किसमें, y में, और इधर मास नंबर में तो कोई चेंज नहीं आया, ये -1 लिखना पड़ेगा बिकॉज आपने कहा कि एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 1 यूनिट। सो ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर था। अब इलेक्ट्रॉन कैप्चर है तो मुझे इस तरफ लिखना पड़ेगा, दिस इज कैप्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो ये सारे के सारे एमिट कर रहे थे ना, निकल रहे थे, ये इससे ये बना, ये निकल गए। वो कैप्चर का मतलब है उसने, इसने किसी को कैप्चर किया और नया एलिमेंट बनाया। इन दोनों को ऐड करो तो ये बनेगा, इन दोनों को ऐड करो तो ये बनेगा। दैट इज इलेक्ट्रॉन कैप्चर और के कैप्चर, मतलब इलेक्ट्रॉन ले ये, तो दैट इज कॉल्ड कैप्चरिंग। अब इन सबको मिला के एक अपन क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेंगे सबको मिला के, और सब में ये चेक करते हैं कि भाई ये आपने बता दिया मुझे, वो तो ठीक है, ठीक है ना। तो हाँ, ये मतलब पॉजिट्रॉन एमिशन जैसे, एमिशन नहीं है लेकिन ये है, एमिशन होता तो मैं इलेक्ट्रॉन को इस तरफ लिखता, एमिशन मतलब रेडिएशंस निकलेंगे, इधर तो उसने किसी चीज को कैप्चर किया। सो अपन ये नहीं कहेंगे कि वो इट इज सिमिलर टू दिस, मतलब सिमिलर टू दिस इन टर्म्स ऑफ दिस डेफिनेशन, बट नॉट द प्रोसेस। प्रोसेस को नहीं बोलेंगे, सिमिलर है ना। सो इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन तो बोल सकते हैं पर, लेकिन प्रोसेस नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि अपन एक एग्जांपल लेंगे ना तो अपन को और एकदम क्लियर हो जाएगा कि अच्छा, फिर अपन को कोई मतलब ऐसे नहीं कर सकता कि किसी टाइप का क्वेश्चन दे और अपन क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाए। इवन अगर अपन को मतलब कोई कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे, अपन उससे सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो चलो देखते हैं। तो इसका डेफिनेशन तो अपन ने देख लिया था भैया, ये सारे पार्ट अपन देख चुके हैं। तो एक एग्जांपल लिखता हूं, ठीक है ना, फॉर टाइप्स ऑफ एमिशन। सपोज मेरे पास कॉपर है, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है और इसका एटॉमिक मास 64 ले लेता हूं। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, अपन सबको पता है, और एटॉमिक मास ले लेता हूं। अब इस कॉपर से अपन क्या करते हैं ना, एक बार अल्फा एमिशन करते हैं, बताओ क्या होगा। एक बार बीटा एमिशन कर लेते हैं, तो अपन कहेंगे बताओ भाई क्या होगा। एक बार गामा एमिशन कर लेते हैं, तब अपन देखते हैं। एक बार पॉजिट्रॉन एमिशन कर लेते हैं, है ना। और एक बार अपन इससे कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन कैप्चर और के कैप्चर। चलो देखते हैं क्या बनने वाला है। अब जो आपने लिखा है उसके बेसिस पे मैं यहाँ एलिमेंट्स लिख लेता हूं। आपने कहा था अल्फा एमिशन से एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2 यूनिट्स, मतलब कॉपर से पहले निकल, निकल से पहले कोबाल्ट, यहाँ बनेगा कोबाल्ट क्योंकि ये 27 हो जाएगा, और 4 यूनिट्स ना, तो ये हो जाएगा 60, और एक अल्फा बनेगा, ये बन गया। मतलब अगर मुझसे कोई कहेगा कि एक अल्फा पार्टिकल उससे निकला तो मैं ऐसे बता दूंगा, बीटा एमिशन से एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो एटॉमिक नंबर 30 हो जाएगा, इसका मतलब जिंक बनेगा। जिंक बनेगा तो बीटा एमिशन मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा, नेगेटिव चार्ज। गामा एमिशन में कॉपर ही रहेगा, कॉपर 29 64 प्लस रेडिएशन, मतलब मोर स्टेबल न्यूक्लियर बन जाएगा। इसके कंपैरिजन में इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, दैट इज गामा एमिशन। पॉजिट्रॉन एमिशन में एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 1 यूनिट, मैं निकल बना दूंगा। एटॉमिक नंबर डिक्रीज करोगे तो 28 वाला बनना चाहिए, but no change in the mass number, so I'll write like this, no change in the mass number, so 64। और एमिशन है तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा,
अब देखो जब भी अपन बीटा एमिशन लिखेंगे ना तो अपन को पता है ये क्या होता है, बीटा का मास, ये बीटा पार्टिकल इज इक्वल टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ बीटा पार्टिकल। तो ये भी तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, नहीं देख, अगर कोई अपन से कहेगा बीटा एमिशन तो अपन ये कभी नहीं सोचेंगे कि ये वाला है, हम तो ये ऐसे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसका मास बीटा पार्टिकल के बराबर है। अगर आप बीटा एमिशन लिखोगे तो इट इज ऑलवेज दिस फॉर्म, क्योंकि बीटा पर नेगेटिव चार्ज, इसका मास बीटा के बराबर है, इसलिए मैं लिख लेता हूं बीटा पॉजिटिव बोलो या पॉजिट्रॉन बोलो मेरे लिए बराबर है। क्यों? क्योंकि उसके मास की वजह से, अपन सिर्फ मास की वजह से ऐसा, ठीक है। तो ये बताने के लिए आपको बताना पड़ेगा, ये एमिशन अगर मुझे करना है कि बीटा पॉजिटिव बोला भाई मैंने, अगर सिर्फ बीटा बोलोगे तो मैं तो ये कर दूंगा, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन कैप्चर और के कैप्चर तो बता दूंगा, इसमें भी आप ऐसे ही बताओगे। अब इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा तो आप ऐसे लिख लोगे, Ni इसमें भी बनेगा 28 और 64, लेकिन कैप्चर का मतलब है इस इलेक्ट्रॉन को मुझे इस तरफ लिखना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैप्चर, तो इसमें ना माइनस लिख देता हूं तो मेरे पास इसको इस तरफ लेके आऊंगा ना, इलेक्ट्रॉन को इसको इस तरफ लेके आऊंगा तो प्लस साइन, मतलब मैंने ऐसे कर दिया, कॉपर 29 है और अपन लिखेंगे 64, प्लस लिखना था ऐसे तो निकल बनता 28 एंड 64। तो मैंने क्या किया, इसको उस तरफ लेके जाता है, तो चलो साइन चेंज कर लेते हैं, बस वही किया मैंने, और तो मैंने नेगेटिव किया इलेक्ट्रॉन कैप्चर की वजह से। तो ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर मींस एक इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब कर लिया। अब अपन कहेंगे ठीक है सर कोई बात नहीं, आपने मतलब ऐसे मुझे बता दिए, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे मतलब ऐसे मतलब अपन डिफरेंट एलिमेंट्स लिख लेंगे। और अब ये बताओ कि जो एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है, ऐसे तो होता नहीं है कि किसी में भाई अपन से बोल दिया कि बोर्ड ब्लर है क्या? यस सर। अरे यार बोर्ड ब्लर तो मुझे नहीं दिख रहा है। हाँ सर, बीच बीच में ब्लर हो रहा था। अभी बराबर है, अभी बराबर है। हम्म, अभी ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं? हाँ सर, अभी ठीक है। ब्लर तो नहीं होना चाहिए यार, ब्लर होने के लिए तो उसको बोर्ड को मतलब नेट इशू होता है तभी ब्लर होता है, नेट इशू तो नहीं होना चाहिए, नेट इशू तो नेट का स्पीड काफी अच्छा है अपना तो। हाँ हाँ वो नेटवर्क है, नेटवर्क ब्लर ब्लर होने का मतलब है क्योंकि बच्चे मैंने तुम लोगों से पूछने का रीजन यही होता है, क्योंकि कई बार बच्चे बोलते हैं ना कि सर नहीं हो रहा, इसका मतलब है जिसका ब्लर हो रहा है वो मतलब उसका नेटवर्क इशू है, अगर सबका हो रहा है तो मेरा नेटवर्क इशू है, फिर ऐसे होता है। अभी ब्लर हुआ क्या या अभी ठीक है? अभी ठीक है सर। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब मेरे यहाँ नेटवर्क इशू था, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से और थोड़ा सा एमबीपीएस बढ़वाना होगा, उसको बोलेंगे बढ़ा देगा वो, ठीक है। तो थोड़ा स्पीड बढ़ाना होगा और चलेगा। अब अपन लिखेंगे, ठीक है, अपन कहेंगे सर एक बात बताओ, ऐसे थोड़ी कहीं भी एटॉमिक नंबर चेंज कर दिया, कुछ भी कर दिया, ये कुछ बताओ तो कि चल क्या रहा है मतलब, ठीक है। अपन क्या करेंगे, अपन को एक बात अच्छे से पता है, रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ऊपर लिख लेता हूँ थोड़ा ऐसा, रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री का मतलब है न्यूक्लियस का केमिस्ट्री, ये न्यूक्लियस, इसमें न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। तो जब अल्फा मिशन होता है ना, तो ये बड़ा न्यूक्लियस टूट जाता है छोटे न्यूक्लियस में, मतलब इससे एक छोटा सा न्यूक्लियस टूट के बाहर निकल जाएगा और एक न्यूक्लियस बचेगा, ये बचा हुआ न्यूक्लियस है और ये टूटा हुआ न्यूक्लियस बाहर निकल गया जब भी अल्फा मिशन होता है। तो अपन कहेंगे कि द पेरेंट न्यूक्लियाई breaks into
2 न्यूक्लियस, वो 2 न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाएगा, एक हीलियम और एक दूसरा, क्योंकि हीलियम खुद एलिमेंट है ना। अब ये थोड़ी एलिमेंट है, लेकिन हीलियम तो एलिमेंट है ना, इसलिए वो टूट जाता है। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अब ये बताओ इसमें क्या हुआ, उसमें तो वो टूट जाएगा, ये होता है, अपन को पता चल गया भाई, तो हमें ये बताना है अगर अल्फा एमिशन होता है तो मतलब न्यूक्लियस टूटते हैं। इसमें क्या बताऊं भाई, एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब है कि प्रोटॉन का नंबर बढ़ना, तो मतलब मेरे पास न्यूक्लियस तो कॉपर था, प्रोटॉन मेरे पास 29 थे, न्यूट्रॉन मेरे पास 29 माइनस 64 कर लो, तो अपन कहेंगे 5 और ऐड कर लो इसमें तो 34 हो गया ना, ऐड करो इसमें दोनों को, कितना है अपने पास 35 हो गया, 35 तो 64 हो जाएगा ना, ठीक है, ये हो गया अपने पास। अब अपन कहेंगे आप एक बात बताओ बीटा एमिशन से क्या हो जाता है, तो अपन कहेंगे बीटा एमिशन से ना एक ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, और तभी तो प्रोटॉन बढ़ेंगे ना, ऐसे थोड़ी हवा में प्रोटॉन बढ़ा दिए तो एटॉमिक नंबर बढ़ा देना बस, अरे भाई कुछ तो होता होगा न्यूक्लियस के अंदर तभी तो बढ़ेगा, और बगैर प्रोटॉन बढ़े आप कैसे बता सकते हो कि एटॉमिक नंबर बढ़ गया, जबकि अपन को पता है एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अपन कहेंगे सर इसमें क्या होता है कि जब बीटा एमिशन होता है ना तो इसका प्रोसेस होता है कि एक न्यूट्रॉन जो है ना, न्यूट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट करता है, एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूट्रॉन अपन को पता है ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अपन ने डिस्कवरी में पढ़ा था, प्रोटॉन Yes, हाइड्रोजन sir. एटम होता है, हाइड्रोजन में ऐसे होता है, तो अपन कहेंगे एक प्रोटॉन होगा और एक बीटा पार्टिकल निकल जाएगा, ये बीटा पार्टिकल है, ये प्रोसेस होता है, इन दोनों को ऐड करो ये आएगा, इन दोनों को ऐड करो ये आएगा, मतलब बीटा एमिशन में एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, तभी तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, ठीक है। तो फिर यहां क्या होगा, यहां कुछ नहीं होता, न्यूक्लियर चेंजेस, बस रेडिएशंस निकलेंगे थोड़ी देर के लिए, वो थोड़े फ्यू सेकंड्स के लिए वो हायर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और उसके बाद काफी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, एनर्जी रिलीज होगी। तो यहां भी एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है, तो भाई इसका मतलब ये हुआ इसमें तो प्रोटॉन कम हो रहा है, मतलब प्रोटॉन, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है बस, तो इसमें एक प्रोटॉन 29 था, 28 होने का मतलब है एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। तो यहां पर क्या होगा, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा और एक पॉजिट्रॉन एमिशन होगा, ये हो जाएगा, मतलब ऐड कर लो आप, इन दोनों का सम करोगे तो ये आएगा, इन दोनों का सम करोगे तो ये आएगा, तभी तो एटॉमिक नंबर डिक्रीज होता है, मतलब अगर पॉजिट्रॉन एमिशन हो रहा है तो एटॉमिक नंबर डिक्रीज होगा। तो यहां पर तो अपन कहेंगे भाई यहां पर एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो रहा है तो यहां तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर है, कैसे कन्वर्ट हुआ, वो अनस्टेबिलिटी, वो तो छोड़ो अपन, मतलब हमने तो प्रोसेस बताया आपको कैसे कन्वर्ट हुआ, अब रेडियो एक्टिविटी में देखेंगे ना कैसे ब्रेक होता है, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन, सन में जो हाइड्रोजन है वो सब कंबाइन होकर हीलियम बन रहा है, वो सब वो तो न्यूक्लियर फिजन है, उसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, अभी तो प्रोसेस पता चला अपन को, अब अपन को इससे पहले तो ये भी नहीं पता था, आपको बस ये पता था ऐसे चेंज कर देना है बस, अभी अपन को एक स्टेप और आगे पता चल गया, और धीरे धीरे पता चलेगा अपन को ऐसा होता क्यों है, करते क्यों है एलिमेंट ऐसा, बिकॉज रेडियोएक्टिव एलिमेंट तो नेचर में भी मिलते हैं अपन को, तो कुछ तो प्रोसेस होता होगा ना जिससे वो कन्वर्ट होते होंगे, राइट, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, अगर तो यहां पर एक पॉजिट्रॉन जो है, प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, तब भी एक प्रोटॉन कम हो जाएगा, और अगर एक प्रोटॉन कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा, सो दैट इज द प्रोसेस इन द इलेक्ट्रॉन कैप्चर। So this happens in the electron capture. अब अपन कहेंगे ये K capture क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर और K capture, तो अपन क्या करते हैं, अपन ऐसे करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर पता कब होता है, जैसे अपन लिखेंगे अगर कोई न्यूक्लियस है,
और इस न्यूक्लियस में सपोज कर लेते हैं प्रोटॉन का नंबर, वैसे तो अपन को पता है न्यूट्रॉन का नंबर ज्यादा होता है प्रोटॉन से हमेशा, प्रोटॉन कभी ज्यादा नहीं होता, किसी भी एलिमेंट में प्रोटॉन कभी ज्यादा नहीं होता, न्यूट्रॉन ही ज्यादा होता है। हम बनाएंगे ऐसा एलिमेंट जिसमें प्रोटॉन ज्यादा हो न्यूट्रॉन से। तो अगर अपन कोई ऐसा एलिमेंट बना लें जिसमें प्रोटॉन ज्यादा है न्यूट्रॉन से, ग्रेटर देन भी लिख सकते हैं, ऐसे ज्यादा जरूरत नहीं है ऐसे करने की। तो अगर ज्यादा होंगे तो उस केस में क्या होगा, इसमें अपन को जैसे अपन शेल लिखते हैं ना, ओपी, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, थर्ड शेल में और भी इलेक्ट्रॉन, अपन लिखते रहेंगे। अब अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में ज्यादा है न्यूट्रॉन से, ऐसा अपन बना सकते हैं, गोल्ड में ऐसा प्रॉपर्टी होता है, उसमें बना लेते हैं। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर ज्यादा है तो इसमें प्रोटॉन बहुत ज्यादा होंगे, तो प्रोटॉन क्या करता है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में ले आता है। प्रोटॉन क्या करेगा, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को के शेल से न्यूक्लियस में ले आएगा, इसलिए अपन उसे के कैप्चर लेते हैं कि के शेल से इलेक्ट्रॉन का कैप्चर इन द न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड के कैप्चर या इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो अगर अपन एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां लेके आएंगे तो ऑब्वियसली बात है एक प्रोटॉन की, ये तो पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज से मिलके न्यूट्रल बना लेगा और न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर ड्रॉप करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर ड्रॉप करेगा, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करना शुरू कर देंगे क्योंकि बाकी वो बैलेंस करेंगे अपने आप को, राइट। जब वो ऐसे बैलेंस करेंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन, इसी को कहते हैं अपन, इस प्रोसेस को कहते हैं अपन इलेक्ट्रॉन कैप्चर या के कैप्चर। तो इस शेल में फिर एक इलेक्ट्रॉन कम होगा तो वो नेक्स्ट सेल से ड्रॉप कर लेगा, नेक्स्ट सेल ऊपर वाले सेल से ड्रॉप कर लेगा एंड सो ऑन। तो इस ड्रॉप से जब ये ड्रॉप करते हैं ना इलेक्ट्रॉन एक एक कैप्चर में, जब इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करेंगे तो इसमें रेडिएशंस निकलेंगे, इमिट रेडिएशंस, ये रेडिएशन निकलेंगे। तो ये रेडिएशंस कौन से होते हैं, तो हम कहते हैं भाई हमें नहीं पता कौन से रेडिएशंस। भाई जो चीज अननोन होती है उसको अपन क्या लिखते हैं, अपन लिख देते हैं भाई लेट रेडिएशन बी एक्स, अननोन होता है उसको ऐसे देते हैं अपन, लेट दिस मच मोल्स इज एक्स, और ऐसे लिखते हैं अपन। तो ये जो रेडिएशंस थे ना, हमें नहीं पता थे कौन से रेडिएशंस थे इनिशियली, तो हमने इनको क्या नाम दे दिया, एक्स रेज। ये होता है एक्स रेज। एक्स रेज कब निकलते हैं, जब किसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन का नंबर ज्यादा हो इलेक्ट्रॉन से, तो उस केस में एक्स रेज निकलते हैं। वो इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करेगा तो वो रेडिएशन, हमें नहीं पता कौन सा रेडिएशन था, तो अपन ने कहा एक्स रेज बोल दो, एक्स वाई जेड जैसे बोलते ना, एक्स रेज वाई रेज जेड रेज जैसे कुछ बोलते, तो एक्स रेज बोल दिया, दैट इज एक्स रेज। तो एक्स रेज तो अपन को पता है भाई, अगर मुझे मेरा मतलब किसी का हाथ टूट गया, एक्सरे निकलवाना है, तो एक्सरे कैसे निकलेगा, ऐसे ही तो निकलवाते हैं एक्सरे। वो एक्सरेज में क्या होता है, मशीन में गोल्ड प्लेट जिसमें प्रोटॉन का नंबर ज्यादा होता है न्यूट्रॉन से, जब ऑन करेंगे तो वहां फर्स्ट शेल से इलेक्ट्रॉन वो एब्जॉर्ब कर लेगा, फर्स्ट शेल से इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा तो हायर शेल से इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करेगा, तो रेज इमिट होंगे, वो रेज को हम अपने हाथ से पास कर देंगे तो पता चल जाएगा कि एक्स रेज जनरेट हो जाएगी, दैट इज एक्स रेज, इसको अपन एक्स रेज बोलते हैं, राइट। अब अपन कहेंगे ये तो अपन ने ईच लिखा था, हर बात में अपन ने लिखा फॉर ईच रेडिएशंस, इसका मतलब है मल्टीपल रेडिएशन भी होते हैं, तो अपन बोल सकते हैं। और एक बार में एक ही टाइप का रेडिएशन होता है, एक बात ध्यान रखना, एक साथ बहुत सारे रेडिएशंस कभी नहीं होते, सो वन टाइप ऑफ रेडिएशन इज पॉसिबल एट अ टाइम, वन टाइप ऑफ, मैं कुछ पॉइंट लिख देता हूं कि भाई वन टाइप ऑफ रेडिएशन इज पॉसिबल एट वन टाइम of radiation emits one time.
और मल्टीपल होंगे, हो सकता है किसी एलिमेंट से 8 अल्फा पार्टिकल्स निकल गए। आफ्टर अल्फा मीशन always there is beta then gamma radiations। मतलब जब अल्फा मिशन होता है तो बीटा और गामा कंपलसरी है। जब भी अल्फा मिशन होगा उसमें से बीटा हो, पहले अल्फा होगा, फिर बीटा होगा, फिर गामा होगा। आफ्टर बीटा रेडिएशंस ऑलवेज देयर इज गामा। और एक बार में एक ही रेडिएशन होता है, एक ही टाइप का रेडिएशन, राइट। आफ्टर अल्फा मिशन एक बार में एक ही टाइप का मिशन होता है। अगर अल्फा होगा तो उसके बाद बीटा गामा कंपलसरी है, और अगर गामा होगा तो फिर अल्फा और बीटा को कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर अल्फा होगा तो बीटा कंपलसरी है, और फिर बीटा होगा तो गामा भी कंपलसरी है। अगर सिर्फ बीटा मिशन होगा तो फिर गामा कंपलसरी है, अल्फा कंपलसरी नहीं है। अब मान लेते हैं मेरे पास ऐसा केवल है, एक एलिमेंट केवल है। मैंने आपसे कहा कि मेरे पास यूरेनियम 236 है, ये 92 होता है। ये सीरीज ऑफ डिकम्पोजिशन के बाद अर्थ में प्रेजेंट है यूरेनियम 236, राइट। तो अपन ने कहा आफ्टर सीरीज ऑफ रेडिएशंस ये कन्वर्ट होता है लेड में 82 और 208। राइट। तो अपन लिखेंगे भाई ठीक है, अपन मतलब ऐसे कर लेते हैं। सो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन लिखेंगे भाई इसमें कि इसमें x हीलियम पार्टिकल्स हो गए, अल्फा पार्टिकल, और y इसमें अपन कहेंगे, क्योंकि कंपलसरी है ना, बीटा पार्टिकल्स हो गए। अपन कहेंगे बताओ कितने अल्फा और कितने बीटा पार्टिकल एमिट हुए। तो अपन कहेंगे ये तो बड़ा इजी है कि भाई अगर इसमें अल्फा पार्टिकल चेक करना है तो देखो एक बात ध्यान है अपन को, राइट। तो ऐसा क्यों होता है, हाँ तो वो आगे बताऊंगा ना, अभी धीरे धीरे देखते जाओ, मतलब धीरे धीरे आप मतलब क्या होने वाला है। क्योंकि अल्फा मिशन, जब भी अल्फा मिशन होता है ना तो न्यूक्लियस, अब ये नहीं बताया ना मैंने कि भाई ये क्यों होंगे ये सारा कुछ स्टेबिलिटी के लिए। अब नेचर में यूरेनियम प्रेजेंट है, और धीरे 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 डिकम्पोज होकर लेड में कन्वर्ट हो रहा है। उसी से तो अपन को एज ऑफ अर्थ पता चलता है। ये अज्यूम करके कि जब अर्थ बना होगा तो यूरेनियम भी बना होगा। वो कहानी में नहीं जाने वाला मैं, नहीं तो मैं रेडियो एक्टिविटी की भी कहानी सुनाता तुम्हें, कैसे डिस्कवरी हुआ। मैंने 2 लाइन में लिख के खत्म कर दिया कि मतलब कैसे डिस्कवरी होता है, वो एक्सीडेंट कैसे हुआ था, एक्सीडेंटली कैसे पता चला कि बैकवर्ल क्या कर रहा था, तो ऐसे उस टाइप से। वो उतना टाइम नहीं है अपने पास, मैंने आपसे कहा ना कि आपको थोड़ा जल्दी करना चाहिए, जो एग्जाम में आएगा वो देखता है। मैं बताऊंगा आपको कि ऐसा क्यों होता है, ये सब क्यों हो रहा है। हम भी करते हैं कभी आर्टिफिशियली कि ऐसा करते हैं सब कुछ स्टेबल बनाने के लिए, तो अर्थ में ये है, इसमें कन्वर्ट हो रहा होता है। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई इन सबको पढ़ा अपन ने, किसी में भी मास नंबर चेंज नहीं होता अल्फा के अलावा। अपन ने जितने भी एमिशंस पढ़े ना, किसी में भी मास नंबर चेंज नहीं होता, सिर्फ अल्फा में चेंज होता है। तो ठीक है ना, इन दोनों में डिफरेंस लो, 4 से डिवाइड कर दो, बता दो कितने अल्फा पार्टिकल, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। मास नंबर कितना डिफरेंस आया, 236 माइनस 208 करता हूं, इतना आया। डिवाइड बाय कर लेता हूं, एक अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है 4, कर दो। ये कितना आया 236 और 208 माइनस करते हैं इधर, तो अपने पास कितना है 16, 6 आया अपने पास, नहीं 8 आया अपने पास, 8 आया अपने पास, इधर 2 आ गया तो 28 आया। लो भाई 28 आया, तो 28 बाय 4 कितना हो जाएगा 7 हो गया। लो x का वैल्यू 7 आ गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू 7। नहीं मैं तो कैलकुलेट कर रहा था ऐसे ताकि ठीक रहे ना, अच्छा रहता हो। लो भाई x का वैल्यू 7 आ गया। इट इज ओनली अल्फा मिशन दैट वी हैव चेंज्ड द मास नंबर। बाकी कहीं मास नंबर देखो सभी जगह 64 लिखा, कभी चेंज नहीं होता, ठीक है।
अब अपन कहेंगे ठीक है, अब बीटा पार्टिकल बताओ। तो अपन कहेंगे देखो सर, हर बार आप क्या करते थे, इन सबको ऐड करके इसके बराबर दिखाते थे। हर बार आपने यही किया, इन दोनों को ऐड करो तो वो आ जाएगा। इसका मतलब है आप मुझे ये बता रहे, ये तो 7 कैलकुलेट कर लिया मैंने, और ये 7 टू जो 14 हो जाएगा। तो इनको ऐड करके इसको, मतलब ये सारे एडिशन जो है ना, वो सब आपको पता है 92 के बराबर करने हैं मुझे। सो नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल बाय कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ बीटा तो लिखा ही है, बीटा पार्टिकल बाय कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर से कंजर्व कर देते हैं। तो अगर कैसे भाई, टोटल एटॉमिक नंबर अपने पास कितना है 92, इजिकल टू लिखना है कितना, इसमें 82 आ गया, इसमें 2 इंटू एक्स मतलब 2 इंटू 7 आ गया, प्लस ये -1 इंटू वाई आ गया। चलो वाई कैलकुलेट करते हैं, ये 82 है, इसको इधर ले गए, 10 माइनस 14 इजिकल टू लिख लूंगा माइनस ये वाई हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई किया ना, तो ये y इक्वल टू 4 आ गया। लो भाई मेरा आंसर आ गया, y इक्वल टू 4। जब यूरेनियम लेड में कन्वर्ट होता है, जो नेचर में प्रेजेंट है, तो उससे 7 हीलियम निकलते हैं और 4 बीटा पार्टिकल निकलते हैं। दैट इज हाउ द प्रोसेस टेक प्लेस। इसको कहते हैं अपन, राइट ना, ये तो नेचुरल प्रोसेस है ना, जो नेचर में होता है। अब ये प्रोसेस क्यों होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, प्रोसेस क्यों होगा, मतलब स्टेबिलिटी के लिए। लेड इज स्टेबल बट दिस इज नॉट स्टेबल। तो स्टेबिलिटी हमें कैसे पता चलेगा, तो पढ़ना है ना अपन को, स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। इसके बाद वही तो पढ़ना है, तो चैप्टर खत्म हो जाएगा, उतना ही पढ़ना है अपन को, टाइप्स ऑफ एमिशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। वो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को कैसे स्टेबल बनाना है, उसी के लिए तो ये सब बताया आपको। तो अपन पढ़ते हैं स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि अगर कोई न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होगा तो अपन बनाएंगे उसे स्टेबल, राइट। तो चलो पढ़ते हैं स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। मेरे ख्याल से आपको अगर कोई डाउट होगा तो बता सकते हो। और अल्फा पार्टिकल कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास नंबर की वजह से। तो जब भी अपन को कोई नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल पूछेगा, तो अपन तो सीधा सीधा मास नंबर को कंजर्व करके निकाल देंगे, और एक बार मास नंबर आ गया तो अपन को अल्फा पार्टिकल पता चल जाएगा। और जब अल्फा पार्टिकल पता होंगे तो ही आप बीटा बता पाओगे, आप डायरेक्टली बीटा नहीं बता सकते, क्योंकि अगर अल्फा एमिशन होगा तो आप डायरेक्टली बीटा नहीं बता पाओगे। लेक्चर अपना सिर्फ 6:35 तक आया, तो फिर अपन रुक जाते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस अपन नेक्स्ट टाइम करेंगे। होमवर्क आपके पास है, और होमवर्क आपको पता है क्या करना है। चलो भाई, यस सर। ठीक है, चलो। सर कल का लेक्चर मतलब कल का क्लास अपलोड नहीं किया। कर दिया ना, अभी किया तो है शाम को, मतलब आई थिंक 2 हाँ 3 सर, कर दिया। कर दिया ना, कर दिया मैंने, यस मैंने सर। पूछा था, मैंने कर दिया था वो। अभी वाला भी कर देंगे, अभी रात को ही कर देंगे। चलो बाय। बाय सर। बाय बेटा।